स्वागत है दोस्तों फैंटेसी नाइट पर, जहां कल्पना और शौर्य का मिलन होता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दो सोने के सिक्के बचे थे। हामिल ने सड़क पर रत्नों का संश्लेषण करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने एक होटल में एक कमरा ढूंढा और राधिक ढंग से रत्नों का संश्लेषण किया। एल रत्नों के संश्लेषण से परिचित था। उसे 20 लाल रत्नों और 26 नीले रत्नों के संश्लेषण में बस थोड़ा ही समय लगा। एवल ने इन रत्नों को देखा और राधिक धन के संश्लेषण सूत्र के बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि डायबो में ये संश्लेषित रत्न किस प्रकार के रत्न थे। इन रत्नों को देखकर उसे एक विचार आया, एक बार और बस एक बार इनका संश्लेषण करो। एबेल ने 3 नीले रत्न निकाले और उन्हें राधिक घर में डाल दिया। एक बार फिर उसने उन्हें एक साथ जोड़ दिया। इस बार रत्न गोल थे और उनमें अनगिनत कटी हुई सतह थी। चलो इसे फिर से समतल करने की कोशिश करते हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसके हाथ में मौजूद 6 नीलम 2 बड़े गोल नीलमों में बदल गए। फिर उसने 3 बड़े गोल नीलम होर्विक क्यूब में डाले और कंबाइन पर क्लिक किया। इस बार नीलम पानी की बूंदों में बदल गए। इस बार एबेल को यकीन था कि इस बार के नीलम बिल्कुल सही नीलम थे। डायब्लो 2 में नीलमों का अंतिम संस्करण भी ऐसा ही दिखता था। लेकिन होर्विक क्यूब ने नीलमों को जबरन बदलकर उन्हें खेल में दिखाए गए नीलमों जैसा बना दिया। अपने हाथ में नीले पानी की बूंद के आकार का रत्न देखकर एबेल इस उत्तम रत्न को बेचने को तैयार नहीं था। रागधन में संश्लेषित रत्न बहुत ही उत्तम थे। क्योंकि उसके पास रागधन था इसलिए एबेल इन सामान्य रत्नों को बेचते समय बहुत सावधान था। सौभाग्य से हाबिल सिटी बहुत बड़ी थी, इसलिए रत्नों को बेचने की प्रक्रिया बहुत आसान थी। इस बार हाबिल को पता था कि 11,000 सोने के सिक्के कैसे दिखते हैं। हालांकि वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने उन सभी को हरा घन में फेंक दिया। सौभाग्य से जब उसने 11,000 सोने के सिक्के घन में डाले तो घन पर केवल संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। इससे कोई जगह नहीं घिरी, इसलिए जब उसने उन्हें बाहर निकाला तो वे फिर से सोने के सिक्के ही थे। ये बहुत सुविधाजनक था। हामिल बहुत खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि इतने सारे सोने के सिक्कों को कैसे खर्च करें। उसने उस नौकर पर ध्यान नहीं दिया जो उसके पीछे आ रहा था। नौकर भी बहुत उदास था। आज उसके मालिक ने उसे एक युवक के पीछे चलने को कहा, लेकिन वह युवक खरीदारी में बहुत अच्छा था। वह घोड़े पर सवार होकर हावस सिटी के लगभग सभी गहनों की दुकानों में गया। इस समय नौकर बहुत थका हुआ था। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि हावी को जल्द ही आराम करने की जगह मिल जाए। ऊपर देखते ही उसे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। यह एडमन की बुटीक शॉप थी। उस जाने पहचाने साइन बोर्ड को देखकर एबेल को एडमन की बुटीक शॉप से खरीदे गए चीसंग औषधि का ख्याल आया। वह अपनी चीसंग औषधि पहले ही खत्म कर चुका था, इसलिए अगला कदम नाइट के दायरे में प्रवेश करना था। अगर वह धीरे धीरे अभ्यास करता तो उसे चीकोर बनाने लायक चीज जमा करने में कुछ साल लग जाते। जब से एविल ने अपने स्तर को 2 स्तर बढ़ाने के लिए गुरु के कई सिंघनिक औषधि का इस्तेमाल शुरू किया था, उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसके स्तर में तेजी से हो रही वृद्धि में कुछ गड़बड़ जरूर है। किसने सोचा होगा कि अपने स्तर को 2 स्तर बढ़ाने के बाद उसे अचानक एक दिव्य दृष्टि मिलेगी और उसका स्तर एक स्तर बढ़ जाएगा। इससे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ औषधियां ही उसके स्तर को तेजी से नहीं बढ़ा सकती बल्कि और भी तरीके हैं। चाहे वह मास्टर बेंथम हो या मार्शल के शूरवीर, वे एवल के स्तर में तेजी से हो रही वृद्धि को लेकर चिंतित नहीं थे। एल की समझ के अनुसार अगर दूसरे तरीकों से कोई समस्या नहीं थी तो बिना किसी दुष्प्रभाव वाला कई संघनन औषधि भी ठीक होना चाहिए। इसलिए उसे बस कुछ और खरीदना पड़ा। जैसे ही एविल एडमम की बुटीक की दुकान में दाखिल हुआ, उसने एक परिचित आवाज़ सुनी, आपका स्वागत है एडमम्स बुटीक शॉप, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आवाज़ एक पल के लिए रुकी और फिर कुछ आश्चर्य से बोली, तो यह आप ही है युवा और सुंदर महोदय। सुशी योवेट, आप यहाँ कैसे पहुँची। योवेट ने हंसते हुए गर्व से कहा, मेरे अच्छे प्रदर्शन के कारण मुझे फोर्टली टाउन से हास्ट सिटी में उपप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। बधाई हो सुशी, योवेल ने झुककर कहा। इतनी कम उम्र में हास्ट सिटी जैसे बड़े शहर में डिप्टी मैनेजर बनने के लिए योवे की काबिलियत काफ़ी मजबूत रही होगी। एबेल साधारण लोगों का बहुत सम्मान करते थे। किसी जानने वाले से बधाई पाकर योवेट बहुत खुश हुई। अपनी नई नौकरी में उस पर बहुत दबाव था। फोर्टली जैसे छोटे शहर के उलट यहाँ 3 डिप्टी मैनेजर थे। आज आप क्या खरीदना चाहते हैं। योवेट ने धीरे से पूछा। मुझे शुरुआती क्यों हुई संघनित औषधि की 162 बोतलें दीजिए। एबेल ने मन ही मन गणना की और एक संख्या बताई। योवेट इतनी बड़ी मात्रा में शुरुआती की हुई संघनित औषधि को लेकर बहुत उत्साहित थी। इस तरह का बड़ा व्यवसाय उसके लिए हावस सिटी में पैर जमाने में बहुत मददगार साबित होगा। कुल 1620 सोने के सिक्के हैं, इसलिए मैं तुम्हें 1600 सोने के सिक्के दूंगी। योवेट ने छूट देने के बाद कहा। एवल ने अपनी जेब में हाथ डाला और रारिक क्यूब से 1600 सोने के सिक्के निकाले। फिर उसने पैसों का थैला निकालकर योवेट को दे दिया। थोड़ी देर बाद दुकान के सहायक ने एक मध्यम आकार का डिब्बा निकाला। उसमें शुरुआती संघनित औषधि की 162 बोतलें भरी थी। अपने घर वापस लौटते हुए एबिल तुरंत अपने कमरे
मैं गया और शुरुआती चिकित्सक औषधि की सभी 162 बोतलों को मास्टर की चिकित्सक औषधि की 6 बोतलों में मिला दिया। एमा रंग की चिकित्सक औषधि को देखकर एबिल को अपनी क्षमता में सुधार करने का पूरा भरोसा था। मास्टर की कवि संघनिक औषधि की 6 बोतल हरा क्यूब में डालने के बाद एबेल को याद आया कि आज नीलामी घर में उसकी मुलाकात योद से हुई थी। सुश्री योविड ने कभी उसका नाम नहीं पूछा और उसके साथ दोनों लेनदेन बहुत सहज रहे। एडम की बुटीक शॉप की प्रतिष्ठा और सुशील योविड के सतर्क रवैया को देखते हुए एबेल ने फैसला किया कि भविष्य में वह युवक को उन चीज़ों का सौदा करने देगा जो बेचने में सुविधाजनक नहीं थी। आंगन के बाहर हालांकि नया साल आ चुका था, फिर भी मौसम बहुत ठंडा था। एक नौकर अंधेरे में दुबका हुआ आंगन के द्वार को भूल रहा था। यह आंगन केवल मार्शल के शूरवीर का स्थायी निवास था, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध नहीं था। अगर नौकर को पता होता कि यह किसी रहस्य का निवास है तो वहां आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी कभी अज्ञानता सबसे भयानक होती है। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही। मेयर के घर की समृद्धि एबेल की कल्पना से परे थी। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा उसे एक विशाल फव्वारा दिखाई दिया। उसे नहीं पता था कि रोशनी कहाँ से आ रही थी, लेकिन वह फव्वारे पर पड़ रही थी जिससे वह एक कल्पना जैसा लग रहा था। मेहमानों की अगुवाई करने वाले सभी नौकर काली वर्दी पहने हुए थे। वे सभी विनम्र और विचारशील थे। आसपास वेस्ट कर रहे पहरेदारों ने अध शरीर कवच पहना हुआ था और उनके हाथों में लंबी तलवारें थीं। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से पता चलता था कि वे कम से कम लेवल 4 के लड़ाकू आभा पेशेवर थे। ये जगह डिस्काउंट क्लीन वर्क की असाधारणता को दर्शाती थी। इन व्यवसायों में योद्धा, शूरवीर और हत्यारे शामिल थे। ये सभी विशेष योग्यताएं विकसित करने के लिए युद्ध का उपयोग करते थे। योद्धा सबसे आम पेशे थे। युद्धची का अभ्यास करने वाले ज़्यादातर लोग योद्धा थे। योद्धा तलवारें, हथौड़े, भाले और लगभग सभी तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। सबसे शक्तिशाली पेशे शूरवीरों के थे। उनकी अच्छी शिक्षा और प्रचुर संसाधनों ने उन्हें सबसे व्यापक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम उपकरण प्रदान किए। वे युद्ध के घोड़ों और कवच से सुसज्जित थे। हत्यारे सबसे कम प्रचलित पेशे थे। युद्ध कौशल का अभ्यास करने के अलावा उन्हें खुद को छिपाने के कई तरीके भी सीखने पड़ते थे। हथियारों की युद्ध कौशल ज़्यादा विस्फोटक होती, लेकिन इसकी कीमत यह होती थी कि उनकी युद्ध कौशल की अवधि कम हो जाती थी। कामल के रची में उपाधि प्राप्त करना बहुत कठिन था। पीढ़ियों से राजाओं ने कुलीनों की संख्या कम कर दी थी और जमीनों और उपाधियों की विरासत को कम करने के लिए कई नियम बनाए थे। उदाहरण के लिए, एक महिलाओं को उपाधियां विरासत में नहीं मिल सकती थी। हर बार जब किसी व्यक्ति को कोई उपाधि विरासत में मिलती तो उसे एक स्तर नीचे कर दिया जाता। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो जमीन वापस ले ली जाती इत्यादि। सत्ता के निरंतर अधिग्रह के अनगिनत वर्षों में अनगिनत कुलीन परिवार लुप्त हो गए। उपाधि पाने के लिए केवल एक ही शर्त थी और वह थी डची में महान योगदान देना। शांतिल में ऐसा करना विशेष रूप से कठिन था, लेकिन युद्ध के बाद इसकी कीमत चुकाने के लिए बड़ी संख्या में कुलीनों की जान चली गई। इसलिए हाल के वर्षों में राजा और सामंतों के बीच संघर्ष और भी गंभीर होता जा रहा था। सामंत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे थे, जबकि राजा उन सामंतों का गला घोटने के मौके तलाश रहा था जो उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। हास सिटी के मेयर की उपाधि देखकर ही पता चल जाता था कि कामिल की डची का कुलीन वक्त बहुत कम था। बड़े शहर का मेयर सिर्फ एक विस्काउंट होता था। पड़ोसी थंडर की डची में उसी आकार के शहर का मेयर कम से कम एक जग होता था। बेशक ये बातें एविल के लिए बहुत दूर की बात थी। गाड़ी में नाइट मार्शल ने एबिल को मेयर के बारे में यूं ही बता दिया। एक नाइट होने के नाते जिसने अपनी जमीन अपने सैन्य कारनामों से हासिल की थी, मार्शल को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस लगा कि यह बातें करने का एक मज़ेदार तरीका है। हालांकि जब एविल ने मेयर की हवेली के पहरेदारों को देखा तो वह नाइट मार्शल की कही बात पर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके सामने खड़े सैकड़ों पहरेदार सभी पेशेवर थे। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के योद्धा की भी लड़ने की क्षमता हॉल लोगों से खचाखच भरा था। एवल को मेयर के घर के खाने से निराशा हुई। सर्दी के मौसम की वजह से बफे टेबल पर सिर्फ पेस्ट्री और बारबेक्यू भी परोसा जा रहा था। हालांकि रेड वाइन ही काफ़ी थी। मेयर विस्काउंट डिकेंस के आगमन के साथ ही पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। सबसे पहले विस्काउंट ने भाषण दिया। हालांकि हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन शूरवीरों के मुखिया होने के नाते विस्काउंट डिकेंस ने अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करके अपना भाषण सबके कानों तक पहुंचाया। नाइट मार्शल के अनुसार यह शक्ति प्रदर्शन का एक वार्षिक प्रदर्शन था, चाहे वह आर्थिक हो या शक्तिशाली बल। इससे विस्काउंट डिकेंस इस विशाल भूमि का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। यह अब तक की सबसे उबाऊ पार्टी थी जिसमें एबेल गया था। एबेल यहाँ किसी को नहीं जानता था। नाइट मार्शल द्वारा कुछ अच्छे दोस्तों से मिलवाने के बाद एबेल अकेले कोने में जाकर चुपचाप इस दुनिया की सबसे महंगी पार्टी देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ खाना क्यों नहीं बनाया गया था। बहुत कम लोग यहाँ खाना लेकर आए थे। ज़्यादातर लोग रेड वाइन का गिलास लिए हुए थे और बात करने के लिए लोगों की तलाश में थे।
इस माहौल में एबेल की आंखें भारी होती रही। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। दिन भर की खरीदारी के बाद उसके आसपास का शोर लोरी जैसा लग रहा था। पार्टी खत्म होने पर नाइट मार्शल ने उसे जोरकर जगाया। जब वह वापस आया तो नाइट मार्शल एबेल पर हंसा। नाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि 5वीं रन का एक नौसिया नाइट खरीदारी की थकान के कारण पार्टी में सो जाएगा। अगली सुबह नाइट मार्शल एवल को गाड़ी में बिठाकर हैरी कैसल वापस जाने की तैयारी कर रहा था। जब वे आंगन से निकल रहे थे तो स्टीवर्ड रॉबिन ने गाड़ी को गेट से बाहर भेज दिया। एवल ने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला और रॉबिन को अलविदा कहा। इस हलचल से नौकर जो पूरी रात आंगन पर नजर रख रहा था समझ गया कि हाबे जा रहा है। वह जल्दी से दौड़कर अपने मालिक को खबर देने गया। क्या वे दक्षिणी द्वार पर गए? क्या तुमने इसे साफ साफ देखा? यहोशू ने सेवक की बात सुनी। उसकी पुष्टि करने के बाद उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया। जोशुआ के पिता एक रईस थे। व्यापार में माहिर होने के कारण उन्होंने हार्वेस्ट सिटी में मुख्य सड़क के पास 10 से ज़्यादा दुकानें खरीद ली थी। हास्ट सिटी के कब्जों के बाजार के लगभग 50% हिस्से पर उनका कब्जा था। वह एक सच्चा कुलीन व्यापारी था। उसकी दौलत ने उसके इकलौते बेटे जोशुआ को प्रशिक्षण के लिए बेहतर माहौल दिया। 19 साल की उम्र में जोशुआ पहले से ही चौथे स्तर का नौसिखिया शूरवीर था। स्वामी का हमेशा से सपना था कि जोशुआ युद्ध के मैदान में अच्छे काम करके शूरवीर बनेगा। इस वजह से स्वामी जोशुआ के विकास के मामले में कभी कंजूस नहीं रहे। जोशुआ को तो कौशल वाली तलवार खरीदने में मदद करके ही आप देख सकते थे कि स्वामी ने उसमें कितना निवेश किया था। चूंकि जोशुआ शर्त हार गया था, इसलिए उसने स्वामी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। वह बस पहले अपना बदला लेना चाहता था और फिर धीरे धीरे स्वामी को बताने का मौका ढूंढना चाहता था। 12 लोगों की एक छोटी सी टीम इकट्ठी हुई। वे सभी घर के मजबूत नौकर थे। हर एक के पास एक बूढ़ा घोड़ा और एक लंबी तलवार थी। जोशुआ एक लाल रंग के घोड़े पर सवार था। 13 लोगों की टीम चल पड़ी। मार्शल का शूरवीर हास्ट सिटी में अपने दोस्त द्वारा दी गई रेड वाइन का एक गिलास पी रहा था। गाड़ी के ऊपर नीचे होने के बावजूद वह आराम से अपना शरीर हिला रहा था। उसके गिलास में रखी वाइन जरा भी नहीं हिली। इस समय हाबे किसी शूरवीर की मुद्रा की नकल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि इस दुनिया की गाड़ी बहुत मजबूत थी। कोई शॉक अब्जॉर्बर भी नहीं था। कभी कभी जब कोई झटका लगता तो उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही ग्लास में रखी शराब जोर से हिलने लगती। लेकिन हाबिल ने हार नहीं मानी। उसने शूरवीर को ध्यान से देखा और खुशी खुशी उसकी नकल की। हालांकि घोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, फिर भी कुछ ही देर में गाड़ी से तेज हो गया। 13 लोग तेजी से गाड़ी के पास पहुंचे। जोशुआ के ठंडे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। दिलचस्प है, किसी ने सचमुच मेरी गाड़ी का पीछा करने की हिम्मत की है। मार्शल के शूरवीर ने अपने हाथ में रखी शराब पीना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। एवल को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मार्शल नाइट की तरफ देखा क्योंकि वह मार्शल नाइट के साथ पार्टी में आया था, इसलिए वह अपनी लंबी तलवार नहीं लाया था। उसने बस अपना क्रॉसबो निकाला और उसमें तीर भर लिए। वह पल भर में ही तीर चलाने को तैयार था। जाओ, गाड़ी रोको और अंदर बैठे लोगों को बाहर खींचो। जोशुआ ने 12 सेवकों को आदेश दिया। अगर जोशुआ ने गाड़ी को सामने से देखा होता तो वह ऐसा ना करता। गाड़ी के आगे एक कुलीन परिवार का राज चिन्ह लगा हुआ था। 12 नौकर अपनी लंबी तलवारें उठाकर गाड़ी की ओर दौड़े। कोचवान जानता था कि मार्शल का शूरवीर गाड़ी के अंदर है, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जोर से चेतावनी दी, ये हैरी परिवार की गाड़ी है। अगर तुम गाड़ी पर हमला करोगे तो हैरी परिवार के क्रोध का शिकार होगे। 12 नौकरों को हैरी परिवार के बारे में पता नहीं था। अगर गाड़ी मार्शल के शूरवीर की होती तो उन्हें पता चल जाता। इसलिए 12 नौकरों ने अपने घोड़े नहीं रोके। वे गाड़ी की ओर दौड़ते रहे और उसे रोक लिया। जोशुआ गाड़ी के पास पहुंच ही गया था। सबसे पहले उसने गाड़ी के आगे एक सफ़ेद गेंडे का आकर्षक प्रतीक देखा। उसकी रील में सेंध दौड़ गई। दरअसल उसने अपने आदमियों को एक रईस की गाड़ी पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। जोशुआ ने कोचवान की बातें साफ साफ नहीं सुनी, लेकिन उसके चेहरे के निर्भाव से उसे अंदाजा हो गया कि सामने वाला जरूर कोई खास आदमी होगा। इस समय एक रईस की गाड़ी पर हमला करना तो तय ही था। जोशुआ पहले से ही बाग पर सवार था और पीछे नहीं हट सकता था। वह सोच रहा था कि अगर उसने गाड़ीवान और गाड़ी में बैठे युवा लोहार को मार डाला तो कौन जानेगा कि उसने ही ये किया है। उन सबको मार डालो। जोशुआ ने ये 3 शब्द क्रूरतापूर्वक उगल दिए। बंद अध्याय। तभी गाड़ी का पर्दा उठा और गाड़ी से एक आकृति चमक उठी। वह मार्शल नाइट था जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। आगे की ओर दौड़ा हुआ नौकर कोचवान के सामने पहुंच चुका था और उसे काटने ही वाला था। मार्शल नाइट की बड़ी तलवार ने सफ़ेद लड़ाकू क्यूरी से चमकते हुए नौकर को सिर से पैर तक और उसके नीचे घोड़े को 2 टुकड़ों में काट डाला। खून एक विस्फोट की तरह फूट पड़ा और कुछ मीटर दूर तक फैल गया। पीछे चल रहे कुछ नौकर खून की बारिश से स्तब्ध रह गए।
वे स्तब्ध रह गए, लेकिन मार्शल नाइट स्तब्ध नहीं हुआ। नाइट गाड़ी से नीचे कूदा और अपनी बड़ी तलवार से हवा में ही एक नौकर की गर्दन काट दी। नौकर को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर उड़कर जोशुआ के घोड़े के सामने गिर पड़े। जोशुआ अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और वह घोड़े से गिर पड़ा। इसी क्षण मार्शल नाइट ने बाकी 10 सेवों में से 5 को मार डाला। बाकी 5 अब अपने घोड़ों पर नहीं थे और उनकी तलवारें जमीन पर गिर गई। उनका प्रतिद्वंदी एक आधिकारिक नाइट था जो युद्ध की ची का इस्तेमाल करता था। इससे वे सभी जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। नाइट की ताकत उनकी स्मृति में गहराई से समा गई थी। एवल भी मार्शल नाइट के हमले से चौंक गया। हिंसक, सीधा और तेज, मार्शल नाइट ने उस पर यही प्रभाव डाला था। यह आम मुस्कुराते नाइट से बिल्कुल अलग था। आप एक नाइट है। मैं लॉर्ड चोरे का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक महान युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए। जोशुआ ने मार्शल नाइट से हकलाते हुए कहा, इस युग में एक कुलीन युद्धबंदी के साथ व्यवहार एक अनोखा तरीका था। सबसे पहले नाइट सिस्टम के नियमों के अनुसार यदि कोई नाई दुश्मन के सामने सम्मानपूर्वक प्रदर्शन करता है तो नाई की जीत या हार उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती थी। इसलिए जब तक कोई शूरवीर बहादुरी से लड़ता था तब तक पकड़ा जाना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। दूसरे ज्यादातर नाइट्स आर्थिक और राजनीतिक हैसियत वाले लोग थे। जब उन्हें पकड़ा जाता था तो उनकी रिहाई की शर्त फिरौती होती थी। उदाहरण के लिए यदि किसी वरिष्ठ शासक को पकड़ लिया जाता था तो अधीनस्थ नाइट का दायित्व था कि वह स्वयं को बंधक बनाए और फिरौती की राशि दे। अंततः लगातार लड़ाइयाँ हुई, जीत हार होती रही। कौन गारंटी दे सकता था कि वे अगले पकड़े नहीं जाएंगे? इसलिए कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उन्हें फिरौती की शर्त पर रिहा कर दिया गया। मार्शल नाई ने अपने सामने खड़े प्रशिक्षु नाइट को व्यंग्यात्मक मुस्कान से देखा। उसने तो लड़ाई भी नहीं की थी और सोच रहा था कि क्या उसे एक महान युद्धबंदी की तरह माना जाए। जोशुआ तभी हामिल गाड़ी से नीचे कूदा और उसने जोशुआ को जमीन पर पड़ा देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक रस का बेटा एक छोटी सी बात पर उस पर हमला कर देगा। आप उन्हें जानते हैं, मार्शल नाई को हमले का कारण स्पष्ट रूप से पता था। लेकिन शहर में कोई संघर्ष होने पर भी किसी नाइट के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करके दूसरे पक्ष को मारना दुर्लभ था। फिर भी नाइट ने निर्णय हाबिल पर छोड़ दिया। ये हाबिल की क्षमता को निखारने का एक अच्छा अवसर भी था। इसलिए उसने कहा, हाबिल तुम ही निर्णय लो। उसे जोशुआ की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह जोशुआ की जान ले भी लेता तो उसे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा कि वह और ज्यादा फायदे मांग ले। हो सकता है कि मार्शल के शूरवीर को ज्यादा सोने के सिक्कों से कोई आपत्ति ना हो, तो फिर उसे वापस महल में ले जाओ। जोशुआ, तुम्हारे साथ एक महान युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाएगा। मार्शल नाइट ने जब एबेल का फैसला सुना तो वह संतुष्टि से मुस्कुराया। एबेल ने फिरौती देने का फैसला अपने बदले के लिए नहीं बल्कि महल के विकास के लिए किया था। हाबिल का विचार वास्तव में बहुत सरल था। जोशुआ की ताकत इतनी कमजोर थी कि वह उसका विरोधी नहीं बन सकता था। अगर जोशुआ एक आधिकारिक शूरवीर होता तो वह एक कुलीन युद्धबंदी के रूप में व्यवहार करना पसंद करता। एक मरा हुआ दुश्मन एक अच्छा दुश्मन होता है। फिर हामिबिल ने 5 नौकरों की बेल्टें उतार दी और उनके हाथ पीछे बांध दिए। मार्शल नाइट की तलवार से 2 टुकड़ों में कटे बदकिस्मत घोड़े को छोड़कर बाकी 11 घोड़ों को कोचवान की मदद से पंक्तिबद्ध किया गया। बंदियों को काठी पर बिठाया गया और हाबिल खुद लाल रंग के घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चला। जोशुआ को पहले घोड़े पर बिठाया गया और हाबिल ने भी अपनी बेल्ट उतार दी। हालांकि जोशुआ के हाथ बंधे नहीं थे। अगर जोशुआ भागने की हिम्मत करता तो उसकी पैंट नीचे गिर जाती। लेकिन फिर भी जब तक जोशुआ सूअर जैसा मूर्ख नहीं था, वह आधिकारिक शूरवीर के सामने भाग नहीं सकता था। तभी जोशुआ को एहसास हुआ कि जिस पर उसने हमला किया था वह हेरी के महल का मालिक था और छोटा लोहार हाबिल हैरी के महल का वारिस था। उस पल जोशुआ का पहला विचार वापस जाकर उस नौकर को मार डालने का था जो हाबिल पर नजर रख रहा था। हैरी के महल लौटने के बाद एबिल ने बंदियों को स्टीव लिमसे को सौंप दिया। उसके बाद लिमसे बंदियों के साथ बातचीत और फिरौती की रकम चुकाने का जिम्मा संभालेगा। कुलीन होने के नाते वे इन बातों के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। जोशुआ की पहचान और उसके अपराधों के परिणामों के आधार पर बातचीत का सारा काम स्टीवर्ट पर छोड़ दिया जाएगा। एवल अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। हर सुबह नाश्ते के बाद वह लोहार की दुकान पर कुछ ना कुछ करने जाता। रात में वह महल में वापस आकर नाइट ब्रीडिंग तकनीक का अभ्यास करता और आराम करता। इसी तरह 1 महीना बीत गया। इस महीने में हाबिल ने 100 कौशल वाली 5 तलवें गढ़ ली। हालांकि वे सभी इस दुनिया की विधियों से बनाई गई थी। उसने किसी विशेष कार्बराइजिंग या शमन विधियों का उपयोग नहीं किया था। मास्टर बेंथम उसके गढ़ने के तरीके से बहुत खुश थे। आपकी गुप्त तकनीक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। मास्टर बेंथम ने नींव के प्रति उसके समर्पण के लिए हाबिल की प्रशंसा की। एक सुबह मास्टर बेंथम ने एबिल को पुकारा।
एबिल, मेरे पीछे आओ। मास्टर बेंथम का कमरा गुरु की कार्यशाला के अंदर था। कमरे में प्रवेश करते ही मास्टर बेंथम ने कोने में रखे लोहे के बक्से से एक बड़ी और भारी किताब निकाली और उसे मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने एबेल से कहा, मेरे गुरु बोनेफोज मास्टर रबिन है। उस समय मनुष्य और बनों ने मिलकर ओ से लड़ने का समझौता किया था। मेरी प्रतिभा के कारण मुझे बनों के पास फोजिंग सीखने के लिए भेजा गया था। मास्टर बेंथम की आंखें अतीत की घटनाओं को याद करते हुए थोड़ी धुंधली हो गई। अतीत की घटनाओं को याद करते हुए वे लगभग खुद से ही बुदबुदा रहे थे। वे सबसे अच्छे दिन थे। हर दिन मैं नई चीजें सीख सकता था। बनों की गढ़ाई तकनीक उनकी जन्मजात प्रतिभा और हजारों सालों के प्रयोगों से विकसित हुई थी। कीमती है कि सबसे शक्तिशाली बोने लोहार ने एक बार देवताओं को पवित्र हथियार बनाने में मदद की थी। सामान्य हथियारों के अलावा मास्टर रॉबिन जादुई हथियार भी बना सकते थे। जब मैंने पहली बार जादुई हथियार देखे तो मैंने खुद से कहा कि यही तो मुझे सीखना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य था। मास्टर रॉबिन ने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत सी चीजें सिखाए। जब मैंने ये सब सीख लिया तो मैंने मास्टर रॉबिन से जादुई हथियार बनाना सीखने को कहा। हालांकि मास्टर रॉबिन ने मुझे बताया कि मुझमें जादुई हथियार बनाने की क्षमता नहीं है। इस पर मास्टर बेंथम थोड़े भावुक हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा, सीखने के बाद मास्टर रॉबिन ने मुझे मेरी आखिरी उम्मीद दी, जो थी यह जादुई हथियार बनाने वाली किताब। वापस आने के बाद मैंने हर जगह इस बात की तलाश की कि मैं जादुई हथियार क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। आखिरकार मुझे पता चला कि केवल इच्छाशक्ति ही जादुई हथियार बनाने की प्रक्रिया को गति दे सकती है। हालांकि इच्छाशक्ति वाले ज़्यादातर लोग पहले ही जादूगर बन चुके थे। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, कोई भी जादू सीखना नहीं चाहेगा। जादूगर शब्द सुनते ही एबेल का दिल धड़क उठा। क्या वह हमेशा जादूगरों के बारे में जानकारी ढूंढता रहता था? उसने जादू के बारे में पहली बार सुना था। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। इस जीवन में मुझे कोई जादुई हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी तुम मेरे शिष्य हो। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई जादुई हथियार बना सकोगे। मास्टर बेंथम की आंखें विनती से भरी थी। मास्टर, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। एबेल ने गंभीरता से सिर हिलाया। मास्टर बेंथम ने विशाल और भारी जादुई हथियार बनाने वाली पुस्तक को लगभग पवित्र तरीके से पकड़ा और उसे एबेल को सौंप दिया। हाबिल ने किताब ले ली। उसके हाथों में वह भारी थी, किंदगंतों की तरह। हालांकि बोने बहुत छोटे कद के होते थे, फिर भी वे हमेशा यही सोचते थे कि वे दानवों के वंशज हैं। इसलिए वे हर चीज़ को जितना हो सके उतना बड़ा रखना चाहते थे। और यह पुस्तक इस परंपरा का आदर्श उदाहरण थी। जब उसने पुस्तक खोली तो उसकी विषय वस्तु बहुत सीधी साधी थी। पहला पृष्ठ अग्नि जादुई अस्त्रों के बारे में था। पुस्तक के मध्य में एक तलवार के दोनों किनारों का चित्र था। उस पर अजीबोरीब रून अंकित थे। मूठ पर एक खांचा था जिसमें अग्नि रत्न स्थापित करने के निर्देश थे। अंतिम पंक्ति अग्नि जादुई अस्त्रों के कार्यों के बारे में थी। अग्नि रून जादुई औषधि का विन्यास हथियार को अग्नि क्षति पहुंचा सकता था। दूसरा पृष्ठ बर्फीले जादुई हथियारों के बारे में था। तलवार के दो पहलू भी थे जिनमें अजीबोरीब और खांचे थे। बस एक जल रत्न लगाना जरूरी था। आखिरी पंक्ति बर्फीले जादुई हथियारों के कार्यों के बारे में थी। बर्फीले रंग जादुई औषधि का विन्यास हथियार की गति को कम कर सकता था और बर से होने वाली क्षति को कम कर सकता था। तीसरा पृष्ठ बिजली के जादुई हथियारों के बारे में था। चौथा प्रश्न शहर के जादुई हथियारों के बारे में था। जहां तक सामग्री की बात है, मैंने उसे पहले ही तैयार कर लिया है। मैं कई सालों से उसे इकट्ठा कर रहा हूं और मुझे हाल ही में एकदम से ही अग्नि और बर्फ के रत्न मिले हैं। मास्टर बेंथम ने एक बक्सा खोलते हुए कहा। वह बक्सा उनके द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से भरा था। यह क्या है? एमेल को उन सामग्रियों में से एक ऐसी चीज मिली जिससे वह बहुत परिचित था। ये थे 3 माणिक और 3 नीलम। उसने डिब्बे से 6 रत्न निकाले और ध्यान से उनकी जांच की। ये वही रत्न थे जो उसने बेचे थे। यह अग्नि रत्न और बर्फ रत्न है। ऐसे उत्तम रत्न देखना दुर्लभ है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इन्हें हावस सिटी में खरीदने का मौका मिला। मास्टर बेंथम के प्रसन्न चेहरे को देखकर एबेल सोचने लगा कि क्या उसने रत्न बहुत सस्ते में बेच दिए हैं। अगर उसने रत्नों को सामान्य रत्नों की तरह बेचा होता तो रत्नों की कीमत कितनी होती? एबेल ये सवाल पूछना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पूछा तो उसे खून की उल्टी हो जाएगी। अब से तुम्हारा काम कलम से रुल बनाना है। स्ट्रोक का को ताकत और मोटाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। मास्टर बेंथम ने डिब्बे से कलम निकालते हुए बार बार जोर दिया। ये लेखन ब्रश है। एक बार फिर एबेल दंग रह गया। यह एक ऐसी चीज थी जिससे वह बहुत परिचित था। यह उसकी मूल दुनिया का लेखन ब्रश था। ब्रश का शरीर, ब्रश की नोक, यह एक असली लेखन ब्रश था। राइडिंग ब्रश, ये नाम बहुत अच्छा है। इसे रूम पेन कहते हैं। पेन का शरीर जादू रोधी पोलोनियम या लकड़ी से बना है और पेन का सिर पवन भेरिए के सिर के पीछे के सबसे मुलायम बालों के गुच्छे से बना है।
पवन भरिए का वायु गुण रू पेन से रू स्याही खींचना आसान बनाता है और जादू रोधी पोलानिम या लकड़ी रू पेन को रू के निर्माण को प्रभावित करने से रोकती है। मास्टर बेंथम ने हाबिल को रू पेन देते हुए समझाया, इस रू पेन में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। रू रेखाएं सही ढंग से खींचने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। मास्टर बेंथम ने सामान्य स्याही की एक शीशी निकालकर मेज पर रखते हुए कहा। फिर उन्होंने एबेल का हौसला बढ़ाने के लिए चरमपत्र का एक टुकड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। एबेल ने रन पेन लिया और स्वाभाविक रूप से अपनी मध्यमा और अनामिका का इस्तेमाल करके पेन को पकड़ लिया। उसने पेन को स्याही की बोतल में डुबोया और बोतल से अतिरिक्त स्याही को धीरे से पच लिया। उसने किताब में रू पर नज़र डाली और एक ही बार में पहले बनने पर रू लिख दिया। मास्टर बेंथम धन रह गए। वे 20 साल से भी ज़्यादा समय से रू कलम का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रू कलम का इस्तेमाल किया वह उतना अच्छा नहीं था जितना हाबिल ने पहली बार किया था। उन्होंने जितनी स्याही इस्तेमाल की वह भी उनकी अनगिनत असफलताओं पर आधारित थी। हाबिल द्वारा लिखे गए रूल को देखने पर अभी भी एक छोटा सा अंतर था, लेकिन चिकनी रेखाएं जहां होनी चाहिए वहां सीधी रेखाएं और जहां होनी चाहिए वहां चिकने मुंह मास्टर बेंथम के रूल से कमतर नहीं थे। अगर हाबिल कुछ और समय अभ्यास करता तो वह गुरु से आगे निकल जाता। मास्टर बेंथम को गहरी ईर्ष्या हुई। देवता बहुत पक्षपाती थे। शूरवीर की शक्ति की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो इतनी कम उम्र में लेवल 5 का नौसिखिया शूरवीर बन सकता हो। वह 1 महीने में ही 100 कौशल वाली तलवार बना सकता था, और जिस इच्छा शक्ति के लिए मास्टर बेंथम को हमेशा अफसोस होता था वह भी एविल के पास थी। यह उसका रूलों का अभ्यास करने का पहला मौका था और वह इससे इतना परिचित था कि ये दूसरों की दशकों की कड़ी मेहनत के परिणामों के बराबर था। मास्टर बेंथम ने कमजोरी से हाथ हिलाया और कहा, वापस जाओ और खुद अभ्यास करो। ऐसा कहने के बाद मास्टर बेंथम ने एबेल को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और उसे अपनी घायल आत्मा को सांत्वना देने के लिए अकेला छोड़ दिया। एल को भी समझ आ गया था कि मास्टर बेंथम के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने ढेर सारी चीजें ली और महल में अपने कमरे में वापस चला गया। लोहार की दुकान में उसके लिए रनों का अभ्यास करने की कोई जगह नहीं थी। अगर एबेल को पता होता कि मास्टर बेंथम क्या सोच रहे हैं तो वह उनसे कहता कि वह बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एल प्राथमिक विद्यालय से ही व्यवस्थित रूप से ब्रश अरे नहीं दूसरी दुनिया में रूल ब्रश का इस्तेमाल करना सीख रहा था। नौकरी मिलने तक उसने हार नहीं मानी। जब वह खाली होता तो अपने स्वभाव को निखारने के लिए ब्रश से कुछ शब्द लिखता। 1 हफ्ते बाद एल ने चारों रू में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा लिखे वह अनुपात बनाए रख सकता था। रू लिखते समय उसे एहसास हुआ कि अग्नि रून उससे बहुत परिचित है। ये W2 के रू के समान था। हैशरा का चीनी नाम लार से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन अग्नि रून में कई जोड़ने वाली रेखाएं थी। कुछ मूठ से जुड़ी थी, कुछ तलवार के शरीर से, लेकिन मुख्य शरीर की रूपरेखा काफ़ी मिलती जुलती थी। 8 हैश रू का कार्य था जो 5-30 की अग्नि क्षति अग्नि जादू रून के प्रभाव के समान थी। क्या इस दुनिया के रूस का संबंध डार्क वर्ल्ड के रू से हो सकता है? किंग के अनुसार डार्क वर्ल्ड की रू प्रणाली लुप्त हो चुकी थी। इस रू प्रणाली को बनाने के लिए केवल प्राचीन रू पत्थरों का ही उपयोग किया जा सकता था। इसका मतलब था कि इस दुनिया के रूस अभी भी मौजूद है। अगर वह भविष्य में और रूस में महारत हासिल कर लेता तो शायद वह डाइब 2 में रू शब्द ही बना पाता, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एवल ने सिर्फ 4 रनों में महारत हासिल की थी। डाइबो 2 में एक रून शब्द बनाने के लिए 33 रनों को मिलाना पड़ता था। एल ने ध्यान से विश्लेषण किया और उन 4 रनों की पहचान की जिनमें उसने महारत हासिल कर ली थी। उसने उनकी तुलना डायब्लो 2 के रू से की और पुष्टि की कि वे अग्निमानक थे। हैश रन बर्फ मंदस हैश रून बिजली मनाइन हैश शरण जहर मनसा हैश शरण। एवल को अपनी याददाश्त से एक रूढ़ शब्द मिला। अगर यह रूढ़ शब्द हमेशा पहला रूढ़ शब्द ना होता तो उसे इसका अस्तित्व बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ये रूढ़ शब्द डाइबो 2 में बहुत कमज़ोर था। यह एक सामान्य निम्न स्तरीय गहरे सुनहरे रूढ़ से भी कमज़ोर था। ये रूढ़ शब्द प्राचीन शपथ था। प्राचीन शपथ आवश्यक सामग्री 3 छेद वाली ढाल आवश्यक रूल्स 8 हैश जो 9 हैश जो 7 हैश सफल निर्माण के बाद विशेषताएं जो 50% रक्षा बर्फ प्रतिरोध जो 43% विष प्रतिरोध जो 48% आग प्रतिरोध जो 48% विद्युत प्रतिरोध जो 48% 10% क्षति को मन में परिवर्तित किया गया। हामिल ने इस ढाल को देखा। हालांकि यह खेल में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन असल दुनिया में यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली ढाल थी। इसलिए आबिल ने एक रण जादुई हथियार सफलतापूर्वक बनाने के बाद ये ढाल बनाने का फैसला किया। अगले दिन एबेल ने रू कलम और रून स्याही एक डिब्बे में रखी और लोहार की दुकान पर गया। उसने मास्टर बेंथम से मुलाकात की और कहा, मास्टर मैंने 4 रूनों में महारत हासिल कर ली है। मैंने आज से एक जादुई हथियार बनाने का फैसला किया है। मास्टर बेंथम पहले से ही एबेल की रनों पर त्वरित महारत से अछूते थे।
भले ही इसमें कुछ दिन और लगे फिर भी वह इसे स्वीकार कर लेते। ऐसा इसलिए था क्योंकि एबिल ने उन्हें इतनी बार हराया था कि धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई थी। हाबिल ने 100 कौशल वाली तलवार निकाली जो उसने पहले गढ़ी थी। ये 100 कौशल वाली तलवारें उसकी अपनी संपत्ति थी। नाइट मार्शल ने पहले ही तय कर दिया था कि हाबिल द्वारा गढ़े गए सभी उपकरण उसके ही होंगे। महल के उत्तराधिकारी होने के नाते हाबिल को लौहयस्क संसाधनों के उपयोग का भी अधिकार था। 100 कौशल वाली इन तलवारों के गढ़े जाने के बाद हाबिल ने उन्हें बेंथम द्वारा हाबिल की निजी कार्यशाला के रूप में नामित कार्यशाला में लापरवाही से फेंक दिया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये देखता तो वह पागल हो जाता। फर्श पर 100 कौशल वाली तलवारों की संख्या हास्ट सिटी में 100 कौशल वाली तलवारों की संख्या से अधिक थी। मास्टर बेंथम अन्य हथियार की दुकानों को 100 कौशल का हथियार उपलब्ध कराते थे। हालांकि हावस्ट सिटी में बेंथम जैसे केवल 3 मास्टर लोहार थे और इन मास्टर लोहारों का उत्पादन बहुत सीमित था। ये जानना चाहिए कि यदि किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं है तो उसे 80 कौशल से 100 कौशल तक के 100 कौशल का हथियार बनाने के लिए अनुभव और दिमागी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। 80 कौशल से शुरू करने वाले अधिकांश लोहार धीरे धीरे दिन में कुछ बार, कभी कभी दिन में एक बार अभ्यास करते थे। केवल हाबिल जैसा लोहार जिसने इच्छा शक्ति का उपयोग किया एक बार में 80 कौशल से 100 कौशल तक का हथियार बना सकता था। अब मास्टर बेंथम को 100 कौशलों वाला हथियार किसी दूसरी हथियार की दुकान में भेजने की जरूरत नहीं थी। जोशुआ के बदले में लॉर्ड चोरे ने हामिल सिटी की सबसे समृद्ध हथियार की दुकानों में से एक का इस्तेमाल जोशुआ को चुराने के लिए किया। इसके अलावा नाइट मार्शल ने 5 नौकरों को उदारतापूर्वक दान कर दिया। हामिबिल ने 100 कौशलों वाली तलवार पर से सजावट हटा दी, केवल लोहे का हत्था मूठ और रक्षक छोड़ दिया। जादुई मणि रखने के लिए वह केवल रक्षक की जगह थी। उसने 100 कौशलों वाली तलवार का हत्था भट्टी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने चिमटी से लाल गर्म तलवार निकाली, फिर उसने ड्रिल से तलवार में छेद कर दिया। मास्टर बेंथम एबेल की गढ़ाई की बुनियादी बातों में निपुणता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एबेल के फोर्जिंग सीखने की एक मुख्य वजह अपनी ताकत पर काबू पाना था। इसलिए जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो वह ऑपरेशन रूम में विभिन्न फोर्जिंग कौशलों का अभ्यास करता था। हर फोर्जिंग कौशल के लिए अलग अलग ताकत की जरूरत होती थी, इसलिए कुछ समय के अभ्यास के बाद एबेल इन बुनियादी कौशलों में अच्छी तरह से निपुण हो गया था। मास्टर, मैं एक बर्फ जादुई तलवार बनाना चाहता हूँ। हामिल के पास 4 प्रकार के जादुई हथियार थे। सामग्री की कमी के कारण वह केवल अग्नि जादुई हथियार और बर्फ जादुई हथियार में से ही चुन सकता था। हामिल जानता था कि बर्फ का जादुई हथियार प्रतिद्वंदी की गति को धीमा कर सकता है। बर्फ के जादुई नुकसान के साथ उसका मानना था कि तैयार हथियार सभी विरोधियों के लिए एक बुरा सपना होगा। मास्टर बेंथम कुछ नहीं बोले। उन्होंने घबराहट से एबेल को एक रू कलम निकालते उसे रून स्याही में डुबोते और तलवार पर रू बनाते देखा। हाबेल के हाथ बहुत स्थिर थे। कई वर्षों के अभ्यास के बाद वह इस तरह की मुलायम रू कलम से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। ये कागज पर सामान्य स्याही से लिखने से अलग था। 100 कौशलों वाली तलवार पर बर्फ की रू स्याही से लिखने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। जब भी 100 कौशलों वाली तलवार पर रण कलम हिलती हाबिल को प्रतिरोध की लहर महसूस होती। ये रू कलम पर लगे पवन भेड़िए के फर्क के कारण प्रतिरोध को कुछ कम करने का परिणाम था। हामिबिल के सिर से पसीना टपकने लगा। इसके लिए न सिर्फ बहुत ताकत की जरूरत थी बल्कि मानसिक ऊर्जा की भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिखने के लिए एक ही बार में लिखना जरूरी था। बीच में कोई रुकावट नहीं थी। अगर कोई विराम होता तो स्याही की मोटाई अलग होती और मन के स्थानांतरण से अनजान परिणाम निकलते। पूरे आधे घंटे बाद 100 कौशलों वाली तलवार पर रूखाएं हामिल के अभ्यास के समय से लगभग 3 गुना धीमी हो गई, लेकिन अंततः उसे सफलता मिल गई। हामिबिल ने एक नीलम निकाला और उसे सावधानी से छेद में रख दिया। फिर उसने एक औजार से छेद को मजबूत किया ताकि नीलम हिले नहीं या छेद से बाहर ना गिरे। मुझे देखने दो। मास्टर बेंथम ने एल से 100 कौशल वाली तलवार मांगी। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी ड्राइंग प्रक्रिया मेरी तुलना में थोड़ी तेज है। रूल बिल्कुल सही बने हैं और रत्न में कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हम अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर बेंथम का आत्मविश्वास भरा चेहरा देखकर एबेल थोड़ा मुस्कुराया। रूल्स बनाने की प्रक्रिया में उसकी मानसिक शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और लगभग 1 घंटे तक आराम करता रहा। उसके बाद उसकी मानसिक शक्ति वापस लौटी। एवल ने अपनी इच्छा शक्ति को नीलम के किनारे पर, जो कि मास्टर बेंथम द्वारा उल्लेखित बर्फ का रत्न था, सावधानीपूर्वक स्थापित किया। उसने अपनी इच्छा शक्ति से धीरे धीरे रुओं को टटोला। उसकी इच्छा शक्ति की दिशा में एक ठंडी ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसने इस ठंडी ऊर्जा को अन्य रेखाओं के साथ साथ रू के केंद्र की ओर सावधानीपूर्वक प्रवाहित किया। ये प्रक्रिया तेज नहीं हो सकती थी। अगर यह बहुत तेज होती तो ठंडी ऊर्जा पीछे छूट जाती और नीलम में वापस आ जाती। अगर यह बहुत धीमी होती तो ठंडी ऊर्जा उसकी इच्छा शक्ति को जमा देती। कुछ बार असफल होने के बाद 5वीं कोशिश
में वह आखिरकार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके ठंडी ऊर्जा को रूम के बीच में पहुंचाने में कामयाब हो गया। 100 कौशलों वाली तलवार से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और हाबिल ने मानो तलवार के टूटने की आवाज़ सुन ली हो। लगभग बिना सोचे समझे उसने 100 कौशलों वाली तलवार बाहर फेंक दी और मास्टर बेंथम को, जो मधोशी में थे, विशाल लोहे की बेंच के पीछे दबा दिया। धमाका! एबेल को बस हवा में टूटते हुए टुकड़ों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद किसी चीज़ के टकराने की आवाज़। थोड़ी देर बाद आखिरकार आवाज़ बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। हामिल ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और उस जगह को देखा जहां विस्फोट हुआ था। काम की मेज अस्त-व्यस्त थी और दीवारें छोटे छोटे छेदों से भरी थी। गनीमत रही कि काम की मेज पत्थर की बनी थी और अंदर रखे औजार बढ़िया लोहे के बने थे। जमीन पर बने बड़े छेद के अलावा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मास्टर बेंथम भी उस भयावह दृश्य से उभरे और एबेल की ओर देखा। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे किसी आपदा से बचकर आए हो। क्या गलत? मास्टर, क्या आप ठीक है? मास्टर, क्या आप ठीक है? मास्टर, मास्टर! बहुत शोर हुआ और काम की मेज का दरवाज़ा खुल गया। लोहार दौड़कर अंदर आए। अभी अभी हुई आवाज़ ने सबको चौंका दिया था। कमरे का भयानक दृश्य देखकर अंदर भागे लोगों की सांसें थमसी गई। एक पल के लिए सब लोग मास्टर बेंथम और एविल को हैरानी से देखने लगे। ये दोनों क्या बना रहे थे? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बात मत करो, मत पूछो, बाहर निकल जाओ! मास्टर बेंथम ने जोर से चिल्लाकर सबको बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उनके शिष्य गैदन को भी बाहर निकाल दिया गया। क्या कारण है? एल थोड़ा उलझन में था। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया था और पूरी प्रक्रिया बहुत आसान रही, लेकिन आखिरी समय में यह विस्फोट क्यों हुआ? मास्टर बेंथम ने रुल स्याही उठाए और ध्यान से उसकी जांच की। उन्होंने उसे अपनी नाक से सूंघा और हाथ से रगड़ा। अंत में उन्होंने निश्चितता के साथ कहा, रूम स्याही में कोई समस्या नहीं है। इसे पूरी तरह से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार बनाया गया है। मैं इसे कई सालों से बना रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो फिर प्रक्रिया में कोई गलती हुई होगी। एबेल को अपनी प्रक्रिया याद आई। रू बनाने में सामान्य से 3 गुना ज़्यादा समय लगने के अलावा इसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये सोचकर एबेल ने निश्चयपूर्वक कहा, शायद रू को खींचने में बहुत अधिक समय लग गया। हाँ, काफ़ी समय बाद पहली और आखिरी स्याही शायद काफ़ी देर तक बाहर के संपर्क में रही होगी। दोनों स्याही के गुण बदल गए होंगे और मन का स्थानांतरण स्थिर था, इसलिए उसमें विस्फोट हो गया। मास्टर बेंथम ने विश्लेषण किया। वे लगभग पूरी जिंदगी इसी विषय पर अध्ययन करते रहे थे। जब एवल ने इस संभावना का जिक्र किया तो उन्हें पहले से ही इस गलती का कारण याद आ गया। क्या तुम इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके रूम खींच सकते हो? क्या इससे काम तेज होगा? मास्टर बेंथम ने पूछा। उनके पास इच्छाशक्ति नहीं थी, इसलिए वे सिर्फ एबेल से ही पूछ सकते थे। एबेल ने एक पल सोचा और जवाब दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस इच्छाशक्ति की खपत थोड़ी ज़्यादा है। मुझे दोबारा इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आराम करने के लिए और समय चाहिए होगा। एक बार फिर उसने ज़मीन से 100 कौशल वाली तलवार निकाली और एक खांचा बनाया। इस बार वह पहली बार से ज़्यादा अनुभवी था, इसलिए उसकी गति थोड़ी तेज थी। फिर भ्रूण खींचने का समय आ गया। हामिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मन खाली कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी नज़र सिर्फ सामने रखी तलवार पर थी। तलवार उसकी आंखों में बड़ी हो गई थी और तलवार का हर विवरण कई गुना बड़ा हो गया था। जब रून कलम से तलवार खींची जाती तो रू की स्याही और तलवार की सतह लगातार आपस में मिल जाती। यही प्रतिरोध का कारण भी था। इस तरह की रण स्याही, जो विशेष रूप से हथियारों के लिए डिज़ाइन की गई थी, तलवार की सतह पर कसकर चिपक सकती थी और एक अजीब पदार्थ बना सकती थी। इच्छा शक्ति के मार्गदर्शन के कारण हाबिल की शक्ति और रण कलम चरम पर पहुंच गए। रण खींचने की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। 10 मिनट बाद रण सफलतापूर्वक खींच लिया गया। जब हाबिल इच्छा शक्ति की स्थिति से जागा तो वह पहले ही थक चुका था। इस बार एबेल ने अपनी थकावट से उभरने के लिए 2 घंटे आराम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके इच्छा शक्ति को दिशा दी। बिना रुके उन्होंने इच्छा शक्ति को रू मध्य में निर्देशित किया। 100 कौशलों वाली तलवार पर एक रोशनी चमकी। इस बार रोशनी तेज नहीं थी। तलवार को ढंग के रू चमकने लगे। धीरे धीरे रोशनी मंद होती गई। अंततः तलवार की सतह से रू गायब हो गए। 100 कौशलों वाली तलवार अपने मूल स्वरूप में लौट आए। मूठ पर बने खांचे के अलावा उसमें और असली 100 कौशलों वाली तलवार में कोई अंतर नहीं था। मास्टर बेंथम ने कांपते हाथों से 100 कौशलों वाली तलवार उठाई। उनकी उंगलियां तलवार के ब्लेड पर थपथपाए और तलवार पर एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर मास्टर बेंथम की उंगलियों की सतह पर बर्फ की एक परत जम गई। मास्टर, क्या आप ठीक है? एवल ने मास्टर बेंथम की उंगलियों पर बर्फ देखी और आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। हाबिल ने बड़ी तलवार के हथे को सजाने के लिए कुछ सामान्य रत्नों का इस्तेमाल किया ताकि कोई भी बड़ी तलवार के अंदर जादुई शक्ति प्रदान करने वाले नीले रत्नों को ना देख सके।
उसने हत्थे को फिर से चमकाया, एक घुमावदार सजावटी पट्टी लगाई और बड़ी तलवार की मन को जो उत्तम रत्नों से जड़ी थी बदल दिया। ये तलवार 100 कौशल वाली एक सामान्य बड़ी तलवार से 100 कौशल वाली एक शानदार बर्फीली जादुई बड़ी तलवार में बदल गई। कुछ दिन पहले हुए विस्फोट के कारण एबेल ने प्राचीन शपथ का रूढ़ शब्द बनाने का काम छोड़ दिया था। उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मजबूत नहीं थी। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई विस्फोट होता तो वह खतरे में पड़ जाता। समय तेजी से बीतता गया और 3 महीने बीत गए। हामिल का दैनिक जीवन बहुत ही संतोषजनक था। उसने पहले ही 100 कौशल वाली 12 तलवारें जमा कर ली थी। उनमें से 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार का शानदार संस्करण थी और 200 कौशल वाली बर्फ जादुई तलवार का शानदार संस्करण थी। उसने 100 कौशल वाली 5 ढालें भी बनाई थी जो 100 कौशल के कच्चे आधार से बनाई गई थी। ये 100 कौशल वाली ढालें रण शब्द प्राचीन शपथ बनाने के लिए पहले से तैयार की गई थी। मौसम गर्म हो रहा था। अप्रैल का महीना चल रहा था और लोहार की दुकान पर लोग सुबह से ही काम पर लग गए थे। एबेल, आज तुम मेरे साथ हास सिटी में लोहार संघ में चलोगे? मास्टर बेंथम ने एबेल से कहा, जो 100 कौशल का एक और टुकड़ा खाली करने के बाद अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा था। हम हावस सिटी में लोहार संघ में क्यों जा रहे हैं? एबेल ने मास्टर बेंथम को अजीब नज़रों से देखा। मास्टर बेंथम ने उत्साहित होकर कहा, आपके द्वारा जादुई तलवार बनाने के बाद मैंने मास्टर मूल्यांकन के लिए लोहार संघ में आवेदन किया था। कल लोहार संघ ने समाचार भेजा कि मास्टर मूल्यांकन आज होगा। बधाई हो गुरुजी। एबेल जानता था कि हालांकि मास्टर बेंथम को मास्टर लोहार कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ एक स्थानीय उपाधि थी। एक मास्टर के लिए 100 कौशलों को खाली करना ही बुनियादी जरूरत थी। मास्टर लोहार बनने के लिए किसी विशिष्ट कौशल में भी महारत हासिल करना जरूरी था। इसलिए मास्टर बेंथम सिर्फ एक छत मास्टर थे। बधाई हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने आपके लिए इसके लिए आवेदन किया था। मास्टर बेंथम ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ एबेल के सिर पर थपथपाया और कहा, मैंने अपना पूरा जीवन जादुई हथियार बनाने में बिताया है। हालांकि मैं जादुई हथियार नहीं बना सकता और मास्टर लोहार नहीं बन सकता, लेकिन क्योंकि तुम जादुई हथियार बना सकते हो, इसलिए तुम मास्टर लोहार बन सकते हो। एवल को मास्टर लोहार बनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर वह और रून सीखना चाहता तो उसे रणूनों के संपर्क में आने के ज़्यादा मौके मिलते। इसके अलावा मास्टर बेंथम ने उसकी जोरदार सिफारिश की तो वह मान गया, मैं तैयारी करके जाऊंगा। एवल ने 100 कौशल वाली 9 सामान्य तलवारें और 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार के ढिलक संस्करण को अपने निजी ऑपरेशन कक्ष से मास्टर बेंथम की गाड़ी में रख दिया। एवल ने इनमें से 2 तलवेहरी की हथियार की दुकान को बेचने की योजना बनाई, जबकि बाकी 7 तलवारें और 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार के ढिलक संस्करण को एडममन की बुटी की दुकान पर भेज दिया। अगर वह ये सभी तलवेहरी की हथियार की दुकान को बेच देता तो इससे 100 कौशल वाले स्थानीय हथियारों की कीमत पर बड़ा असर पड़ता। इससे दूसरी हथियार की दुकानों में भी शक पैदा होता। यह उस दुकान के लिए बहुत बुरा होता जिसने अभी अभी लॉर्ड ऑफ चोर से कब्जा किया था। उन्हें एडममन की बुटीक की दुकान पर भेजने का फ़ायदा यह था कि एडममन की बुटीक की पूरी रची में शाखाएं थीं, इसलिए 7 तलवारें आसानी से बेची जा सकती थी। जहां तक 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार के डीलक्स संस्करण की बात है तो उसे एडममन की बुटीक की दुकान द्वारा नीलाम कर दिया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। एक बार फिर वे गाड़ी में सवार होकर हास्ट सिटी की ओर चल पड़े। सफ़र थोड़ा उबड़-खाबड़ था, लेकिन एमिल के पास पहले से ही एक योजना थी। इस बार वह एक झटका अवशोषित गाड़ी लगाने का तरीका ढूंढने वाला था। सुबह लगभग 10 बजे गाड़ी हाव सिटी के केंद्र में स्थित ब्लैकस्मिथ यूनियन की हाव सिटी शाखा में पहुंची। लोहार संघ महाद्वीप का एक जातीय संगठन था। 3000 साल पहले इसकी स्थापना कई मानव और बने लोहारों ने मिलकर की थी। बाद के वर्षों में और लोहार भी इस संगठन में शामिल हो गए, जिससे अंततः आज का लोहार संघ बना। लोहार संघ का कार्य लोहारों के पेशे का मूल्यांकन करना, संबंधित पेशे का बैच प्रदान करना और लोहार संघ में शामिल होने वाले लोहारों को सुरक्षा प्रदान करना था। जैसे ही मास्टर बेंथम और एल यूनियन हॉल में दाखिल हुए, एक बड़ी दाढ़ी वाला बौना उनके पास आया। एवल ने पहली बार किसी बौने को देखा था, इसलिए उसने खुद को रोका और बौने को घूरा नहीं। बेंथम, पुराने दोस्त, यूनियन ने मुझे तुम्हारा आवेदन मिलने पर सूचित किया था। मैं इस मूल्यांकन की मेजबानी करूंगा। बोने ने अपनी बाहें फैला दी और मास्टर बेंथम ने अपना शरीर नीचे करके बोने को गले लगा लिया। बोने को छोड़ने के बाद मास्टर बेंथम हंसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूनियन तुम्हें मूल्यांकन की मेजबानी करने देगी। मुझे आज भी याद है जब हम टीचर रॉबिन के पास साथ साथ पढ़ते थे। इतने सालों बाद भी तुम अभी भी बहुत छोटे हो। एबेल उस बड़ी दाढ़ी वाले बोने को देखकर अबाक रह गया। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर बेंथम क्या कह रहे हैं। यह मेरा शिष्य है एबेल हैरी। मास्टर बेंथम ने एबेल की ओर इशारा किया और उसे बोने से मिलवाया।
मास्टर बेंथम ने हैरी की ओर मुड़कर कहा, मैं मास्टर थरेनो के शील्ड हूँ। मेरे जूनियर थरेनो के शील्ड रो चल पड़े और जोर से बोले, यह मेरा सीनियर है। जब हम साथ पढ़ते थे मैं जवान था और तुम बच्चे। बेशक मैं तुमसे सीनियर हूँ। मास्टर बेंथम ने अपनी बोहे उठाए और गर्व से मास्टर थोरन की ओर देखा। ओ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, हालांकि मैं एक बच्चा हूँ। मास्टर थोरन ने अपनी मुट्ठी लहराते हुए चिल्लाया। आखिरकार एबेल को उनके बीच का संघर्ष समझ में आ गया। बनों की उम्र बहुत लंबी होती है, वे 500 साल तक जी सकते हैं, जबकि आम इंसान सिर्फ 100 साल तक। इसीलिए उनके बीच इतना संघर्ष। मास्टर थरेन ने देखा कि वह तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने एबेल की ओर ध्यान से देखा। ये वही शिष्य है जिसके लिए आपने गुरु के रूप में मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था। क्या वह बहुत छोटा नहीं है? आपके पास मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का जीवन में केवल एक ही मौका है और आपने इसे उसे दे दिया। सवालों की श्रृंखला से पता चला कि मास्टर फॉरेन को एबेल पर उसकी कम उम्र के कारण भरोसा नहीं था। एक लोहार के हर कौशल को निपुणता प्राप्त करने में समय लगता है। मैं लगभग 60 साल का हो गया हूं और मेरी ताकत पहले ही खत्म हो रही है। अब इस जीवन में मुझ में मास्टर बनने की क्षमता नहीं है। मैंने सोचा था कि मुझे फिर कभी मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर बेंथम ने गर्व से एबेल की ओर देखा और आगे कहा, जब से एबेल ने मुझसे सीखा है उसने बार बार चमत्कार किए हैं। उसमें एक गुरु की क्षमता है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है, चुनके आपने निर्णय ले लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर फोर इन दोनों को एक भीतरी कमरे में ले गए। दीवार पर 3 शीशे लगे थे। बीच में एक लोहार की बेंच थी। तरह तरह के औजार रखे थे और बगल में एक जलती हुई भट्टी थी। मास्टर थोर ने 6 मानिक निकाले और उन्हें दीवार पर एक खांचे में रख दिया। दर्पण की सतह हिली और 3 आकृतियां प्रकट हुई। एक बौना था और बाकी 2 इंसान। मास्टर बेंथम ने दर्पण में दिख रही तीनों आकृतियों को प्रणाम किया और कहा, नमस्कार गुरुजनों, आपका समय लेने के लिए क्षमा करें। हामिल के चेहरे पर आश्चर्य देखकर मास्टर थरेन ने मास्टर मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समझानी शुरू की। लोहार अपने जीवन काल में केवल एक ही मास्टर मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते थे और उन्नत लोहार केवल एक ही के लिए आवेदन कर सकते थे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद एक मास्टर मौके पर मौजूद होगा और 3 मास्टर एक जादुई घेरे के माध्यम से दूर से मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। ये जादुई घेरा केवल चित्र ही प्रसारित कर सकता था, ध्वनि नहीं। इसे कल्पित बनों के जादुई घेरों के उस्तादों ने बनाया था। चलो शुरू करते हैं, मास्टर थोरिन ने स्पष्टीकरण के बाद एबेल से कहा। एबेल ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले मास्टर थोरन को प्रणाम किया और फिर आईने में देख रहे तीनों मास्टर्स को। कार्यक्षेत्र पर रखी सभी सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की थी। हामिल ने कार्यक्षेत्र से बढ़िया लोहे का एक टुकड़ा उठाया और उसे भट्टी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने भट्टी से बढ़िया लोहा निकाला और उसे बार बार गढ़ना शुरू कर दिया। अपनी कुशल तकनीक और तेज गति से उसे 80 कौशल तक पहुंचने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। फिर 80 से 100 कौशल तक गढ़ने का समय आ गया। अपनी इच्छा शक्ति के इस्तेमाल से 80 से 100 कौशल गढ़ने की गति पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी। मास्टर थरेन का दृष्टिकोण पहले से अलग था। ऐसे बहुत कम गुरु थे जो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके कौशल गढ़ सकते थे। उनमें से ज़्यादातर 80 से 100 कौशल गढ़ने के लिए अपने अनुभव पर निर्भर थे। थोड़े समय के अंतराल के बाद हाबिल ने उस महान तलवार को गढ़ना शुरू कर दिया जिसमें वह सबसे माहिर था। समय तेजी से बीतता गया और महान तलवार बनकर तैयार हो गई। फिर भी हाबिल रुका नहीं। उसने एक ड्रिल से गार्ड में एक छेद कर दिया। ये देखकर मास्टर थोरन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और बेंथम की ओर प्रश्वाचक दृष्टि से देखने लगे। बेंथम ने उनकी बात की पुष्टि के लिए सिर हिलाया। मास्टर थोरन जानते थे कि बेंथम जीवन भर शोध करते रहे थे। हालांकि बेंथम स्वयं वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके शिष्य ने उनकी इच्छा पूरी कर दी हो। जब एवल ने रुल कलम निकाला तो मास्टर थोरेन ने अपने विचारों की पुष्टि कर दी थी। जादुई हथियार उच्च स्तरीय मास्टर ग्रेड हथियार थे। मास्टर ग्रेड हथियारों में भी वे बहुत कीमती थे। हामिल को रुल बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह डूबा हुआ देखकर दर्पण में मौजूद तीनों गुरुओं को भी एहसास हुआ कि वह किस तरह का हथियार बना रहा है। वे उस पर और ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। नीलम का अंतिम सम्मेलन और इच्छा शक्ति का मार्गदर्शन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। एक बर्फीली जादुई तलवार बनकर तैयार हो गई। हालांकि वह अलंकृत नहीं थी, फिर भी इन उस्तादों के लिए वह पहले से ही बहुत अच्छी थी। एक लोहार उस्ताद के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए वह पर्याप्त थी। मास्टर थोरन ने मुड़कर आईने में तीनों आकृतियों को देखा। तीनों स्टिल्स के सिर हिलाने के बाद मास्टर थोरन ने एक मेडल निकाला और गंभीर भाव से एबेल से कहा, बधाई हो मास्टर हैरी, अब आप ब्लैक स्मिथ यूनियन के 36वां ब्लैक स्मिथ मास्टर है।
मास्टर थरेन ने कहा और पदक एबेल की छाती पर रख दिया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर एबेल को गले लगा लिया। एबेल ने भी बेंथम की तरह मास्टर थरेन के गले लगने के लिए अपना शरीर नीचे झुकाया। इस गले लगने से पता चलता था कि मास्टर थोरेन एबेल के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहे थे। मास्टर बेंथम और मास्टर थरेन को कुछ बात करनी थी, इसलिए उन्होंने एबेल से मास्टर बेंथम को 2 घंटे में महल वापस लाने का समय तय किया। दूसरी ओर एल गाड़ी लेकर एडवांस बुटीक शॉप पहुंच गया। मैं सुश्री योवी को ढूंढ रहा हूँ। एडमंड्स बुटीक शॉप में प्रवेश करने के बाद एबेल को योप नहीं दिखी, इसलिए उसने वेटर से कहा जिसने उसका स्वागत किया था। चुन के एबेल को मास्टर बेंथम लोहार की दुकान से सीधे हाथ से लाए थे, इसलिए उसने अभी भी एक दूसरस्ती चौगा पहना हुआ था। चौगा पर आग के कुछ निशान थे और अपनी कम उम्र के कारण वह एक आम आदमी जैसा लग रहा था। वेटर ने एबेल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि उसने उसे एक गाड़ी से उतरते देखा था। उसकी पहचान चाहे जो भी हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकता था जो नीलामी में गाड़ी में आया हो। इसलिए वेटर ने विनम्रता से एबेल को रिसेप्शन हॉल में एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उसे एक कप कॉफ़ी दी। फिर वही अमीर को ढूंढने में मदद करने के लिए ऊपर चला गया। आप कौन है? एक आम आदमी हमारी एडम्स बुटीक शॉप में बैठकर कॉफ़ी कैसे पी सकता है? एक तीखी आवाज़ आई। एबेल ने इधर उधर देखा और एक पल के लिए झचका। फिर उसे एहसास हुआ कि यह वही है। एबेल इस दुनिया में अपनी पहचान का आदी हो चुका था। जब से वह इस दुनिया में आया है, किसी ने उसे इस तरह डांटा नहीं था। वह मोहे चढ़ाकर उस व्यक्ति की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया जिसने बात की थी। वह 30 साल का एक दुबला पतला आदमी था। उसने काले रंग का चौगा पहना हुआ था जो उसके शरीर से चिपका हुआ लग रहा था। उसका पूरा शरीर झींगे की तरह मुड़ा हुआ था। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? एबेल ने बहुत दुखी होकर पूछा। उसका लहजा स्वाभाविक रूप से गरिमापूर्ण था। आप बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। दुबले पतले आदमी ने एबेल की छाती पर लोहार का मास्टर मेडल देखा। पहली नज़र में ही उसे लगा कि यह एक ऐसा लोहार मेडल है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां से बिना नहीं रह सका। अगर तुमने लोहार का मेडल पहना है तो कोई और अच्छा मेडल क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम यहाँ धोखा देने के लिए एक नकली लोहार लाए हो। कोई आकर इसे बाहर निकाल दे। श्रीमान कृपया चले जाए। 2 पहरेदार आए और हाबिल से बोले, अगर एडमंड्स बुटीक शॉप ने आज मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं अपने अधिकारों के लिए अभिजात वर्गीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में आवेदन करूंगा। एबेल ने अपने कब्जों से एक सफ़ेद गेंडा का प्रतीक चिन्ह निकाला और गार्गो को दिखाया। हाबिल के हाथ में राज देखकर दोनों पहरेदार घबरा गए और जल्दी से पीछे हट गए। दुबले पतले आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। इस दुनिया में किसी ने भी नकली राज चिन्ह बनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नकली राज बनाना एक अपराध था। राज चिन्ह अभिजात वर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता था। केवल अभिजात वर्ग और उनके उत्तराधिकारियों को ही पारिवारिक राज चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार था। कुलीन मध्यस्थ तथा न्यायाधिकरण का उद्देश्य कुलीनों के अधिकारों की रक्षा करना था। जब कुलीनों की गरिमा का हनन होता था तो वे अपने वैध अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आते थे। यह एक सभ्य तरीका था, लेकिन कुलीनों का व्यवहार बहुत क्रूर था। हर बार अदालत में जो कोई कुलीनों को ठेस पहुंचाता था उसे कुलीन वर्ग के लोगों को दंडित किया जाता था। क्या चल रहा है? युवेट तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसने अपने सामने का दृश्य देखा। जब दोनों गार्डों ने उसे देखा तो उनके शरीर थोड़े पीछे हट गए। युवेट ने इधर उधर देखा और एबेल के कपड़े देखे। वह स्थिति समझ गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, नमस्ते, मैं एडमंड्स बुटीक शॉप की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तभी योवेल की नज़र जब एबेल की छाती पर लगे मेडल पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक जम गई। उसने अविश्वास से पूछा, आप मास्टर एबेल है? महाद्वीप में 36 लोहार मास्टर जिन्होंने अभी अभी लोहार मास्टर मूल्यांकन पास किया है। सुशी युवेट, मैं एबेल हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एडमंड्स बुटीक शॉप इतनी जानकार होगी। एल समाचार प्रसारण की गति देखकर चकित था। ये लगभग उतनी ही तेज थी जितनी उसके पिछले जन्म में पृथ्वी पर सूचना प्रसारण की गति थी। मास्टर एबेल, हमें अभी मुख्यालय से खबर मिली है। आपने हाथ सिटी में ब्लैक स्मिथ गिल के मूल्यांकन में सफलता प्राप्त कर ली है। मुख्यालय ने हमारी शाखा को विशेष रूप से आप पर ध्यान देने के लिए कहा है। योगेट ने उस लंबे दुबले पतले आदमी की ओर देखा और कहा, हमारा नीलमी घर आपको आपके साथ हुए अनुचित व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण देगा। ये शब्द सुनकर वह लंबा चौड़ा दुबला पतला आदमी जमीन पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। योगेट के शब्दों ने उसकी किस्मत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन इसकी परवाह उसे खुद के अलावा किसी को नहीं थी। इस बार एबेल अपने लोहार गुरु पदक के साथ एडमम की बुटीक शॉप में आया। वह अपनी 700 कौशल वाली तलवारें और 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार के डीक संस्करण को एक ही पहचान पत्र के तहत एडम की बुटीक शॉप में भेजना चाहता था। इस तरह नीलामी घर के लिए इन हथियारों को सबसे ज़्यादा कीमत पर बेचना आसान हो जाएगा। सुशी युवेट, मैं अपने कुछ जाली हथियार लाया हूँ। मैं उन्हें नीलामी के लिए आपकी दुकान पर सौंपना चाहता हूँ। एल की बातें सुनकर युवेट की आंखें चमक उठी। यह एक शानदार मौका था।
एडमंड्स बुटीक शॉप में एक नए लोहार मास्टर की कलाकृति की नीलामी होने वाली थी और वह इस मामले को संभालेगी। इस तरह का प्रदर्शन उसके भविष्य के प्रचार में बहुत मददगार साबित होगा। एडम्स बुटीक शॉप में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। हम आपके काम की नीलामी के लिए उच्चतम मानक नीलामी का उपयोग करेंगे। योगेट ने खुशी से कहा, बस एक ही शर्त है, इन हथियारों की नीलामी हवे सिटी में नहीं हो सकती। एबेल ने एक शर्त रखी। योगेट को पहले तो कुछ शक हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। शहर में हैरीस वेपन शॉप नहीं थी और एबेल का पूरा नाम एबेल था। प्रश्नवाचक चिन्ह हैरी वह हथियार की दुकान एबेल के परिवार की थी। मास्टर एबेल कोई समस्या नहीं। योगेट को इस बात की परवाह नहीं थी कि नीलामी कहाँ हो रही है। अगर इस तरह का काम वो खुद संभालती तो उसे ही श्रेय मिलता। नीलामी घर के कई पहरेदारों ने हाबिल की गाड़ी से कई हथियार उतार लिए। हामिबिल ने 100 कौशल वाली 7 तलवारों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे अभ्यास के हथियार हैं। ये सभी 100 कौशल वाले साधारण हथियार हैं। फिर उन्होंने 100 कौशलों वाली अग्नि जादू तलवार के डीलक्स संस्करण की ओर इशारा किया और कहा, यह हथियार बौने तकनीक से बनी अग्नि जादू तलवार है। कुछ सजावट के बाद मैं इसे 100 कौशलों वाली अग्नि जादू तलवार का डीलक्स संस्करण कहता हूँ। यह कोई जादुई हथियार है। बेशक योवेट जादुई हथियारों के बारे में जानती थी, लेकिन जादुई हथियार बेहद दुर्लभ और उच्च स्तरीय हथियार थे। यहाँ तक कि एडमंड्स बुटीक शॉप के मुख्यालय में भी ऐसे हथियार कम ही देखने को मिलते थे। योवेट उत्सुक हो गई और उसने मन से तलवार निकाल ली। योवेट जैसी महिला के लिए तलवार थोड़ी भारी थी। योवेट ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे करीब से देखने के लिए काउंटर पर रखना चाहा। उसकी इस हरकत से एबेल डर गया। एल जल्दी से चिल्लाया, सावधान। इवेट का हाथ फिसल गया और अग्नि जादुई तलवार उसके हाथ से जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही तलवार जमीन पर लगी, तलवार से एक लाल रोशनी चमकी और एक धमाके के साथ तलवार जमीन पर गिर पड़ी। जिस जगह तलवार जमीन से टकराई थी, वह जगह पहले से ही काली पड़ चुकी थी और हवा आग की गंध से भर गई थी। हामिल जमीन से आग की जादुई तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा और उसे वापस मैन में डाल दिया। योगेट भी अभी अभी का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। अगर तलवार सीधे काउंटर पर रखी जाती तो काउंटर पर एक बड़ा सा छेद जल जाता। ये सोचकर योगेट अपनी छाती थपथपाए बिना नहीं रह सकी। उसे डर था कि अगर उसने नीलामी घर का काउंटर जला दिया तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। वह डरी हुई थी। इस जादुई तलवार की शक्ति वाकई भयानक थी। अगर ये तलवार किसी को लग जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। मास्टर एबेल, मैं इन हथियारों के लिए आपसे कुल कीमत का 2% कमीशन लूंगा। एबेल को उसकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद देने के लिए योवेट ने सीधे कमीशन को न्यूनतम कर लिया। 2% कमीशन पहले से ही वह अधिकतम था जो वह कर सकती थी। सुश्री योवे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये बिल आया तो उसने एडमंड्स बुटीक शॉप में नीलामी के बारे में पहले ही पूछ लिया था। उसे योवेट के अच्छे इरादों के बारे में भी पता था। योवेट ने एबेल के लिए औपचारिकताएं पूरी की। 100 कौशल वाली 7 तलवारें और 100 कौशल वाली अग्नि जादुई तलवार का डीलक्स संस्करण एडमंड की बुटीक शॉप में छोड़ दिया गया। फिर एबेल हैरी की हथियार की दुकान पर गया और मैनेजर को 100 कौशल वाली 2 तलवारें दे दी। उसने कुछ नहीं पूछा। हथियार की दुकान का मैनेजर एक व्यापार विशेषज्ञ था। हार्वेस्ट सिटी से निकलने के आधे घंटे बाद एबेल और मास्टर बेंथम अपने फर्जिंग के अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे। दरअसल एबेल को ज़्यादातर मास्टर बेंथम ही मार्गदर्शन दे रहे थे। एबेल ने अभी कुछ ही समय पहले फर्जिंग सीखी थी। हालांकि वह तेजी से सीखता था और पहले ही मास्टर बन चुका था, फिर भी अनुभव के मामले में वह मास्टर बेंथम से बहुत पीछे था। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक एल को गाड़ी रुकी हुई महसूस हुई। वह पर्दा उठाकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या हुआ? कोचवान ने चौंकते हुए कहा। आगे वाले गांव में कुछ गड़बड़ है। लगता है कुछ हुआ है। एवल ने मास्टर बेंथम से कहा। मास्टर, आप गाड़ी में ही रहे, मैं जाकर देखूंगा। बेंथम मुस्कुराया। मैं भी 5वें स्तर का योद्धा हूँ, मेरी चिंता मत करो। एवल को बेंथम की युद्ध क्षमता पर बहुत संदेह था। मार्शल जैसे शूरवीर को भी अपनी युद्ध क्षमता बनाए रखने और उसे निखारने के लिए हर दिन अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन मास्टर बेंथम जब से एबेल उनसे मिला था उसने उन्हें कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते नहीं देखा था। लेकिन एबेल ने जिद नहीं की। वह मास्टर बेंथम के साथ गाड़ी से बाहर आया और दूर गांव से काला धुआं उठता देखा। मैं जाकर देखूंगा। एबेल ने मुड़कर लोहार संग में बनाई बर्फ की जादुई तलवार निकाली। उस पर अभी तक सजावट नहीं हुई थी, इसलिए वह बदसूरत लग रही थी, लेकिन इसे उसकी रक्षात्मक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। सावधान रहो, मास्टर बेंथम ने कहा। एबेल ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गया है। फिर वह गांव की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, एबेल को उतना ही ज्यादा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, बल्कि पूरा गांव जल रहा था। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो हाबिल के सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। जमीन गांव वालों की लाशों से पटी पड़ी थी।
कुछ लाशें तो ऐसी लग रही थी जैसे जानवरों ने नोच डाली हो। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि हाबिल ने कई बच्चों की लाशें भी देखी। गांव के हर कोने में बड़ों और बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थी। साफ था कि यह एक असमान नरसंहार था। यह एक संगठित नरसंहार था जिसमें एक पक्ष को पूर्ण लाभ था। हाबिल के इस दुनिया के इतिहास के ज्ञान के अनुसार इस तरह से नागरिकों के नरसंहार के बहुत कम मामले हुए हैं, भले ही ये दूसरे देशों का आक्रमण ही क्यों ना रहा हो। हाबिल गांव में घुमा, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे बहुत अनुभवी थे या शायद उनके पास कोई खास तरीका था। जहां भी लोग छिपे थे उन सभी जगहों को तोड़ दिया गया था और अंदर मौजूद लोगों को मार डाला गया था। एवल ने पहले कभी इतना उदास महसूस नहीं किया था। हालांकि यह उसके पारिक नाइट का क्षेत्र नहीं था, फिर भी एक इंसान होने के नाते उसे उदासी का एहसास हुआ। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसने एक शांतिपूर्ण माहौल देखा था। यहाँ तक कि जब उस पर हमला हुआ तब भी उसे लगा कि यह भी मूल दुनिया जैसी ही है। यहाँ हमेशा से ही ऐसे लोग रहे हैं जो अपराध करते रहे हैं। आज पहली बार उसने ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसे झकझोर दिया। ये दुनिया उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसके घर के पास के एक गांव में कत्लेआम हुआ था। अगर यह उसके परिवार का कत्लेआम होता तो क्या होता? क्या होगा यदि यह फैमिली बेनेट हो? हे भगवान, ये क्या है? मास्टर बेंथम ने देखा कि एविल बहुत देर से वापस नहीं आया है। उन्हें चिंता हुई, इसलिए वे वहां आए। जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए। मास्टर बेंथम लाशों के पास गए और काटे हुए शवों को ध्यान से देखा। उन्होंने गंभीर भाव से एबेल से कहा, यह ओक्स है। ओक्स ने ही ये किया है। मास्टर बेंथम ने लाशों पर पड़े घावों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक भेड़िए के काटने का निशान है। यहाँ एक भेड़िया सवार था। वुल्फ राइडर्स और साम्राज्य के मुख्य सैन्य शक्ति थे। वे वजन और माउंट वुल्फ से बने थे। वुल्फ राइडर्स बहुत गतिशील थे। वे तेज और फुर्तीले थे जिससे वे महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ राइडर्स में से एक बन गए। वुल्फ राइडर्स के माउंट वुल्फ कठोर वातावरण के अनुकूल ढल सकते थे। लगातार युद्धों के दौरान वे अपने दुश्मनों को खाकर भी लड़ाई जारी रख सकते थे। जल्दी से वापस जाओ और नाइट मार्शल को सूचित करो। मास्टर बेंथम ने भेड़िया सवारों के बारे में सोचा। भेड़िया सवारों की तेज रफ्तार से आसपास के सभी गांव और किले खतरे में पड़ जाएंगे। एबेल और मास्टर बेंथम जल्दी से गाड़ी में वापस आ गए। कोचवान ने गाड़ी पूरी गति से चलाई और हैरी के महल की ओर दौड़ा। साइमन एक वर्गन था। सच कहूं तो वह एक भेड़िया सवार था। उसके साथ ही ब्लैकविन नाम की एक मादा घुड़सवार भेड़िया थी। साइमन का परिवार एक बंजा मैदान में रहता था। उसके परिवार के पास 200 एकड़ जमीन थी। उसके 9 भाई बहन थे और वह दूसरे सबसे बड़े थे। 200 एकड़ जमीन से पैदा होने वाला अनाज उनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। साइमन में भेड़िया सवार बनने की क्षमता थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे भरपूर संसाधन दिए। आखिरकार वह भेड़िया सवार बन गया। हालांकि परिवार के बाकी भाई बहन अपना पेट नहीं भर पाते थे। अपने परिवार को पर्याप्त जमीन देने के लिए साइमन ने मृत्यु परीक्षण में भाग लेने का फैसला किया। पहले मृत्यु परीक्षण से लौटने वाले हर योद्धा को जमीन इनाम में मिलती थी। इसके अलावा जो योद्धा वापस आते थे वे सोने के सिक्कों और रत्नों से लदे होते थे। उनके द्वारा लाए गए सोने के सिक्के और रत्न ही काफ़ी जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त थे। साइमन ने पूरी कोशिश की कि वह इस बारे में ना सोचे कि हर साल कितने लोग मौत की सजा से जिंदा वापस लौट आते हैं। वह बस यही उम्मीद करता रहा कि वह भी उनमें से एक हो। साइमन खुद को बहुत बदकिस्मत समझ रहा था। बुडापेस्ट की पहाड़ियों से गुजरने से एक रात पहले उसने अपने साथी ब्लैकविंड को सैन्य शिविर के असल में रखा। उस समय असबल में बहुत सारे पहाड़ी भेड़िए थे। उसे नहीं पता था कि उस रात कौन सा नर पहाड़ी भेड़िया गर्मी में था। एक उड़ते हुए जानवर पर सवार होकर बुडेस्ट की पहाड़ियों से गुजरने के बाद 10 भेड़िया सवारों का एक दल एक साथ निकल पड़ा। उसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चला। उन्होंने कस्बों से परहेज किया और केवल छोटे गांवों पर ही हमला किया। हालांकि उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार जीत ने साइमन को इस मुकाबले के प्रति काफ़ी आश्वस्त कर दिया। एक दिन साइमन को पता चला कि उसकी भेड़िए की मां गर्भवती है। भेड़िए बेहद वफादार प्राणी होते हैं। अपने मालिक के प्रति उनकी वफादारी सभी भेड़ियों में बेजोड़ थी। जब कोई भेड़िया पैदा होता था तो वह जिस भी प्राणी को देखता था उसे अपना मालिक बना लेता था। मूलत एक पहाड़ी भेड़िए का गर्भवती होना एक बहुत ही सुखद बात थी। चाहे वह अपने भाई को अपना स्वामी मानना हो या फिर ढेर सारे संसाधनों के बदले अपनी शक्ति देना हो, यह एक बेहद खूबसूरत बात थी। लेकिन यह इंसानों की दुनिया थी। साइमन हमेशा यही लड़ता था। एक घुड़सवार भेड़िए का गर्भवती होना साइमन की ताकत को बहुत प्रभावित करता था। पिछले गांव के हमले में हालांकि उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अत्यधिक हिंसक गतिविधि ने ब्लैक विंड को गर्भवती कर दिया था। वह टीम की गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। टीम के अन्य भेड़िया सवार भी साइमन के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार नहीं थे।
इन टीमों के मानव जगत में हर जगह हमला करने का मुख्य कारण उनकी गति थी। भेड़िया सवारों की गति ही इस बात की कुंजी थी कि वे बच पाएंगे या नहीं। साइमन अपने भेड़िए ब्लैकविन के साथ पीछे रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह खुले मैदान में जाए। वह बस जंगल में छिपकर वेस्ट विंड के बच्चे पैदा करने का इंतजार कर सकता था। साइमन हर दिन जंगल में शिकार करता था। हर बार जब वह शिकार करता तो उसका शिकार किया हुआ खाना साइमन और ब्लैक विंड के लिए पेट भर खाने लायक होता था। वह अक्सर सोचता था कब उसे ऐसी जमीन मिलेगी। इतना खाना था कि वह पूरा खा ही नहीं पाता था। मानव जगत की समृद्धि ने साइमन जैसे अनगिनत ओक्स को उसे छीनने और उस पर कब्जा करने के लिए आकर्षित किया। मार्शल अंकल, जब मैं हार्वेस्ट सिटी से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि महल और हार्वेस्ट सिटी के बीच के गांव परो द्वारा हमला किया जा रहा है। जब नाइट मार्शल ने ये खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत स्टीव लिंडसे को आदेश दिया, अलार्म बजाओ और सभी ग्रामीणों को महल में प्रवेश करने के लिए कहो। जब वे प्रवेश करें तो सभी की पहचान की जांच करें। जी हाँ मास्टर, स्टीवर्ड लिंडसे ने उत्तर दिया और बाहर चला गया। मार्शल अंकल, मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। मैंने पहले इसे आपके जन्मदिन पर देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं इसे आपको पहले ही दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। एवल ने मुलायम चमड़े में लिपटी 100 कौशल वाली एक शानदार बर्फीली जादुई तलवार निकाली। महल में लौटकर उसने ऑपरेशन रूम से 100 कौशलों वाली एक शानदार बर्फी जादुई तलवार निकाली। यह मूल रूप से मार्शल नाइट के जन्मदिन का उपहार था, लेकिन अब जब स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने इसे मार्शल नाइट को पहले ही देने का फैसला किया। सबसे जरूरी बात मार्शल नाइट की युद्ध क्षमता में सुधार करना था। जहां तक 100 कौशलों वाली दूसरी शानदार बर्फ की जादुई तलवार की बात है, एबिल नाइट ऑफ वेनेट के जन्मदिन का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह उसे जल्द से जल्द देना चाहता था। एक जादुई तलवार। नाइट मार्शल ने तलवार निकाली और उस पर उंगली तान दी। उसने जल्दी से अपने हाथ पर जमी बर्फ झाड़ दी और उत्साह से बोला, ये बर्फ की जादुई तलवार है, कमाल है। वह एबेल की ओर मुड़ा और बोला, बेंथम जादुई हथियार बनाने पर शोध कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह सफल हो गया है। यह मेरा उपहार है। यह मास्टर बेंथम का कैसे हो सकता है? एबेल ने देखा कि उसका उपहार किसी और का था। एबेल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। एबेल, क्या ये तलवार तुमने बनाई है? नाइट मार्शल ने अविश्वास से पूछा। एवल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी छाती पर लगे लोहार के मास्टर मेडल की ओर इशारा किया। नाइट मार्शल को बस इतना एहसास हुआ कि एल की छाती पर मेडल लगा है। आप तो पहले से ही एक कुशल लोहार है। उस पल मार्शल के शूरवीर पूरी दुनिया को लेकर संशय में थे। एक 13 साल का नौसिया लोहार मास्टर कैसे बन गया? मैं मास्टर मूल्यांकन लेने के लिए हार्वेस्ट सिटी गया था। क्या यह असली के लिए है? नाइट मार्शल का चेहरा धीरे धीरे सदमे से खुशी में बदल गया। वह हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, हमारे परिवार में एक कुशल लोहार है। मुझे सबसे अच्छे जादुई कवच, सबसे मजबूत जादुई ढल, एक जादुई नाई की बंदूक और एक जादुई धनुष का पूरा सेट चाहिए। एवल ने पागल नाइट को देखा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। मार्शल नाइट का अनुरोध शायद लोहारों के संग में सबसे अच्छे लोहारों का था। डोम 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 घंटी बजते ही चमड़े के कवच पहने और बंदूक के लिए 20 घुड़सवार किले के सामने जमा हो गए। नाइट मार्शल ने अपना नकली लाल सूर्य कवच पहन लिया था और अपने खास सफ़ेद युद्ध के घोड़े पर सवार था। उसका युद्ध का घोड़ा आम युद्ध के घोड़ों से कहीं ज़्यादा मजबूत और ऊंचा था। उसके हाथ में हाबिल द्वारा दी गई 100 कौशलों वाली शानदार बर्फ की जादुई तलवार थी और उसके हाथ में एक नाई का लंबा भाला था। होगा एक छोटा समूह पास में ही दिखाई दिया है। मेरे सैनिकों, अपने हथियार उठाओ और मेरे साथ हमारे घर की रक्षा करो। नाइट मार्शल के शब्दों ने 20 घुड़सवारों को बहुत उत्साहित कर दिया। ओक्स को मारना युद्ध का गौरव था। पहले उन्हें किले की रक्षा के लिए मिरेकल सिटी जाकर ही युद्ध का गौरव मिलता था, लेकिन अब उन्हें अपने सामने युद्ध का गौरव मिल सकता था। हैरी के महल की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। सामने का दृश्य देखकर एवल के मन में सबसे पहले यही विचार आया। कुल मिलाकर 20 युद्ध के घोड़े थे और घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण का खर्च भी। लोहे की खदान वाली एक लोहार की दुकान और मास्टर बेंथम जैसा स्वामी ही इतने शक्तिशाली सैनिकों को तैयार कर सकता था। बेनेट के महल में नाइट ऑफ बेनेट ने पसीने से तर संदेशवाहक से पैकेज लिया और प्रबंधक से उसे इनाम देने को कहा। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसने पैकेट खोला। अंदर एक बड़ी तलवार और 2 चिट्ठियां थीं। एक चिट्ठी नाइट मार्शल की थी। यह मुख्यतः गांव पर हमला करने वाले ओस के बारे में थी और उसे ओस के हमले पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। दूसरा पत्र एल का था। उसमें सिर्फ एक वाक्य था, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा जल्दी भेज दिया गया है। जैसे ही बेनत के शूरवीर ने तलवार निकाली उसे उसमें कुछ अलग सा एहसास हुआ। यह एक अमूल्य बर्फीली जादुई तलवार थी। जब बेनेट के शूरवीर को एहसास हुआ कि यह एक बर्फीली जादुई तलवार है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आया कि उसके दत्तक पुत्र ने इस उपहार पर कितने सोने के सिक्के खर्च किए होंगे।
जब बेनेट के शूरवीर ने सुना कि इस इलाके में ओस है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आया कि उसे एक बर्फीली जादुई तलवार दे दी जाए। बेनेट के शूरवीर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। यदि बेनेट के शूरवीर को पता चल जाता कि यह बर्फ की जादुई तलवार स्वयं एविल ने बनाए हैं तो अपने दूसरे बेटे को देने के पश्चाताप से उसकी एंट्रियां हरी क्यों हो जाती। आज जब एविल लोहार की दुकान पर आया तो उसके बड़े भाई हेवन समेत सभी ने उसे देखकर बहुत सम्मान से देखा। उन्होंने पहले उसे सलाम किया और यहाँ तक कि उसे मास्टर एबेल भी कहा। इससे एबेल को सिर दर्द हुआ, लेकिन अपनी मौजूदा हैसियत के कारण वह ज़्यादा विनम्र नहीं हो सका। अब वह महाद्वीप के शीर्ष लोहारों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एबेल ने खुद को अपने विशेष ऑपरेशन रूम में बंद कर लिया। इस पूरे समय एबेल को उपकरणों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हालांकि वह सैकड़ों तरह के हथियार बना सकता था, लेकिन उसने अपने लिए कभी कोई हथियार नहीं बनाया था। उसके पास बस एक बर्फ की जादुई तलवार थी जो एक उस्ताद ने बनाई थी। हामिल ने अपने लिए हथियार क्यों नहीं बनाया? पहली बात तो ये कि यह बिल उस समय किसी खतरे में नहीं था, इसलिए उसे नहीं लगा कि उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसका शरीर अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। अभी कोई उपकरण बनाना बेकार होगा। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ेगा उसकी ऊंचाई और बाहों की लंबाई भी बदलती रहेगी। अगर वह अभी अपने लिए कुछ बनाएगा तो शायद 1 साल बाद वह उसके काम का ना रहे। हालांकि मौजूदा हालात में यह बहुत मुमकिन था कि उसे जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़े। इसलिए एबेल ने किसी भी स्थिति के लिए कुछ रक्षात्मक उपकरण बनाने का फैसला किया। सबसे पहले एबेल अपने विचार को परखना चाहता था। उसने मोटे दस्ताने पहने और एक चीनी मिट्टी की बोतल भट्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने लोहे के चिमटे से उसे बाहर निकाला। फिर उसने चीनी मिट्टी की बोतल में ठंडा पानी डाला। लगभग उसी समय एबेल ने चीनी मिट्टी की बोतल को रिक क्यूब में डाल दिया। रिक क्यूब खोलने के बाद एबेल ने पाया कि रिक क्यूब में जाने के बाद भी सिरेमिक बोतल में कोई बदलाव नहीं आया। भट्टी से निकालकर उस पर ठंडा पानी डालने के बाद मानो समय रुक गया हो। गौर से देखने पर उसने ये भी देखा कि बोतल के शरीर पर कुछ दरारें थीं। एल का दिल धड़क उठा। चीनी मिट्टी की बोतल उसके हाथ में आ गई। जैसे ही वह उसके हाथ में आए वह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। सफलता, एबेल मन ही मन खुश था। अगला काम जादुई तलवार बनाना था। अब एबेल की गति बहुत तेज थी। औसतन वह लगभग 5 घंटे में एक जादुई तलवार बना सकता था। अब पहली बर्फ की जादुई तलवार बनाते समय एबेल ने जानबूझकर कुछ रू को गड़बड़ कर दिया और ढेर सारी बेकार रून रेखाएं जोड़ दी। ये रेखाएं आपस में गुती हुई थी और लगातार एक दूसरे को काट रही थी। जब नीलम में मौजूद जादू को रू केंद्र की ओर निर्देशित किया गया तो एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एबेल ने जल्दी से तलवार को हरादिक क्यूब में डाल दिया। अगली बार हाबिल ने अपनी पूरी ताकत से 100 कौशलों वाली एक विशाल ढाल बनाई। ये 30 सेंटीमीटर मोटी थी। अगर हाबिल 5वें स्तर का नौसिया शूरवीर ना होता तो वही यह ढाल उठा ही नहीं पाता। हामिबिल ने ढाल उठाई और लोहार की दुकान के खाली गोदाम में गया। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार के कोने पर जाकर ढाल से अपने सामने का रास्ता रोक लिया। फिर उसने हरादिक घन से असफल बर्फ की जादुई तलवार निकाली। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला एबेल ने उसे फेंक दिया और मन ही मन गिनते हुए कहा 1 2 3। जब उसने 3 तक गिनती किक को ढाल के बाहर एक जोरदार आवाज़ हुई। फिर ऐसा लगा जैसे ढाल अनगिनत तीखी बानों से भेदी गई हो। शोर बंद होने के बाद हाबिल ने ढाल के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। इस बार का धमाका पिछले वाले से कहीं ज़्यादा जोरदार था। पहले तो उसने देखा कि पत्थर की दीवार में टुकड़े चिपके हुए थे। उनमें से कुछ में तो बस छोटे छोटे छेद थे। जब हामिल ने अपनी ढाल देखी तो उसके पसीने छूट गए। 100 कौशलों वाली ढाल में छोटे छोटे छेद थे। ये सब टुकड़ों की वजह से थे। छेद उंगली जितने गहरे थे। यदि हामिल ढाल नहीं पकड़े होता तो तलवार के विस्फोट से वह घायल हो सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ और रू सर्किट जोड़ने से विस्फोट का असर इतना बढ़ जाएगा। अगर ऐसी तलवार लोगों के बीच फेंकी की जाए तो क्या नतीजा होगा? ईमेल उस समय के दृश्य की कल्पना कर सकता था। इस तरह के विस्फोट में कोई भी बच नहीं पाएगा। बेशक इस चीज़ को रिक क्यूब में रखना जरूरी था। इस तरह का हथियार सिर्फ हाबिल का गुप्त हथियार ही हो सकता था। इसे देखने वाला कोई भी मर सकता था। राडिक क्यूब हाबिल का सबसे अहम राज था। हाबिल की कामयाबी काफ़ी हद तक रेडिक क्यूब की मदद से ही थी। शाम को हाबिल आराम करने के लिए महल में वापस नहीं गया। उसने पूरी रात जागकर 3 विस्फोटक तलवारें बनाई और उन्हें हरारिक क्यूब में जमा कर दिया। इसके अलावा हाबिल ने अपनी सुरक्षा के तरीके भी सीखे। हाबिल ने अपनी मूल दुनिया के ग्रेनेडों के बारे में सोचा। इस तरह का विस्फोट ग्रेनेड के विस्फोट जैसा ही था। ज्ञान विस्फोट के युग में हाबिल ने जो ज्ञान सीखा था उसके अनुसार ग्रेनेड विस्फोट के बाद सबसे सुरक्षित जगह जमीन थी। हालांकि कुछ शॉकवेव जरूर होंगी लेकिन हमला सबसे कम होगा। सुबह नाश्ते के लिए महल में लौटने के बाद एबेल ने लोहार की दुकान में अपने विशेष ऑपरेशन कक्ष में लौटने से पहले 2 घंटे आराम किया।
जब एबेल अपने पिछले जीवन में एक फिटनेस प्रशिक्षक थे तो वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में लंबी पैदल यात्रा करने जाते थे, इसलिए उनके पास शिकार का बहुत अनुभव था। इस बार हाबिल अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर एक बड़ा भालूजाल बनाना चाहता था। मास्टर बेंथम के वर्णन के अनुसार भेड़िया सवार तेज और लचीले थे, इसलिए उन्हें फंसाना बहुत मुश्किल था। उन्हें घेरने और दबाने के लिए पर्याप्त सैनिकों के बिना भेड़िया सवार हमला कर सकते थे या पीछे हट सकते, इसलिए उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल था। हालांकि अगर भालू का जाल होता तो बात अलग होती। जब तक भेड़िए का पैर जाल में फंसता भेड़िया सवार कम से कम घायल तो होते। जब तक भेड़िया सवारों की गति संतुलित रहती, भेड़िया सवार कोई खतरा नहीं होते। इस दुनिया के जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी उसके पिछले जन्म के जानवरों और इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। हामिल ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ एक बड़ा भालू जाल बनाकर ही वह भेड़िया सवारों को नुकसान पहुंचा पाएगा। बड़े भालू जाल की संरचना एक मोटी संपीन स्प्रिंग, ददार क्लप, एक ट्रिगर, एक क्लैम्प फ्रेम और एक चैन में विभाजित थी। समीन स्प्रिंग के चपटा हो जाने के बाद ट्रिगर को धीरे से दबाया जाता था, जिससे एक बड़ा प्रतिक्षेप बल उत्पन्न होता था। एक बार ट्रिगर दबाए जाने पर दो दांतेदार क्लैंप तुरंत मुक्त हो जाते थे तथा शिकार को जकड़ लेते थे। क्योंकि दो दांतेदार क्लैंप पूरी तरह से बंद नहीं थे, इसलिए शिकार जितना अधिक संघर्ष करता, क्लैंप उतना ही अधिक कस जाता। यदि भेड़िया सवार की सवारी भेड़िया इस तरह के जाल में फंस जाता तो भेड़िया सवार की गति के साथ भेड़िया सवार के पैर और जंजीर के दर्द के कारण दूर जा गिरता। इस दुनिया में इतना बड़ा भालू जाल नहीं था, इसलिए भालू जाल की जगहों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। कुछ छिपाने के तरीकों से भालू जाल ओक्स को पता नहीं चलता। भालू का जाल बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान लेकिन कंप्रेशन स्प्रिंग ज़्यादा परेशानी वाली थी। एबेल को याद है कि स्प्रिंट के लिए इस्तेमाल किए गए स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए थी ताकि स्टील की लोच बनी रहे। एबेल ने 100 स्केल ब्लेंड के साथ प्रयोग किए। कई कार्बोराइजिंग प्रक्रियाओं के बाद उन्होंने विभिन्न कार्बोराइजिंग अनुपातों के अनुसार कई छोटे नमूने बनाए। परीक्षण के बाद उन्हें सबसे अच्छा नमूना मिला और अंततः उत्पादन प्रक्रिया पर निर्णय लिया गया। उसके बाद एबेल ने बड़ी संख्या में कंप्रेशन स्प्रिंग बनाना शुरू किया। उसने 10 कंप्रेशन स्प्रिंग बनाए, ये देखते हुए कि अभी भी बहुत सारा सामान बचा है। उसने कुछ मोटे सकिल स्प्रिंग भी बनाए जिनका इस्तेमाल गाड़ी के भविष्य के उन्नयन के लिए शॉक अब्जॉर्बर के रूप में किया जाएगा। जाल के बाकी हिस्सों की बात करें तो हाबिल ने उन्हें खुद नहीं बनाया, इसमें बहुत समय लगता। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले कंप्रेशन स्प्रिंग की वजह से बाकी हिस्सों को सिर्फ साधारण लोहे से ही बनाना था। ये काम लोहार की दुकान के दूसरे लोहारों को सौंप दिया गया। हाबिल ने अपने बड़े भाई गैओन को बुलाया और उसे हाबिल के चित्रों और नाप के अनुसार जरूरी पुर्जे बनाने को कहा। गैओन को हाबिल के अनुरोध से कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने वादा किया कि वह सबसे अच्छे लोहारों से ओवरटाइम करवाकर इसे पूरा करेगा। अगली सुबह जब एबिल लोहार की दुकान पर आया तो गैडोन ने लाल आंखों से उससे कहा, मास्टर एबिल, आपके अनुरोध के अनुसार सभी भाग बना दिए गए हैं, वे आपके ऑपरेशन रूम में है। एबिल को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काम एक रात में हो जाएगा। लेकिन जब उसने गैडोन की लाल आंखें देखी तो वह बोले बिना नहीं रह सका, तुमने कल रात आराम क्यों नहीं किया? इन हिस्सों को इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लोहारों ने सुना कि आपने उन्हें ये काम करने को कहा था। वे देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे रातों रात पूरा कर लिया। गैडोन ने अपने बारे में तो कुछ नहीं कहा लेकिन हाबिल के सामने दूसरे लोहारों का जिक्र किया। पहले तुम आराम करो, अगली बार जब मैं 100 कौशल वाली तलवार बनाऊंगा तो तुम और बाकी लोहार किनारे से देख सकते हो। एबेल ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मास्टर एबेल, मैं उन्हें अभी बता दूंगा। गैडो ने एबेल को धन्यवाद दिया और भाग गया। एबेल ऑपरेशन रूम में गया और जमीन पर पड़े पुर्जों का ढेर देखा। उन्हें 10 हिस्सों में बांटा गया था। इन विवरणों से गैडोन की देखभाल का अंदाजा लगाना काफ़ी था। इन बड़े जानवरों के जालों को जोड़ने में बहुत ताकत लगती थी। एल में कभी ताकत की कमी नहीं रही। आधे घंटे में 10 बड़े जानवरों के जाल लगा दिए गए। हाबिल ने 2 घोड़े लिए और हर घोड़े पर 5 बड़े जानवरों के जाल डाल दिए। उन्हें अच्छी तरह बांधने के बाद उसने हाथ मिलाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई समस्या तो नहीं है। के महल के पीछे एक जंगल था। महल में आने के बाद से ही एबेल व्यस्त था, इसलिए वह जंगल में ज़्यादा अंदर नहीं गया। उसने हमेशा सुना था कि जंगल में बड़े जानवर होते हैं। आज एबेल ने जंगल में बड़े जानवरों के जाल को परखने का फैसला किया। हालांकि महल में पहले से ही अलग था, फिर भी जब एबेल घोड़े के दोनों हिस्सों को बाहर ले गया तो किसी भी पहरेदार ने उससे पूछा तक नहीं। एबेल की पहचान अब वैसी नहीं रही जैसे वह पहली बार आया था। सबने सुना था कि एबेल एक लोहार गुरु बन गया है। इस दुनिया में गुरु की उपाधि अपने पेशे के शीर्ष पर गिने चुने लोगों को ही दी जाती थी। पवित्र महाद्वीप में चाहे वे कहीं भी हो, इन गुरुओं का सम्मान किया जाता था। दोपहर का समय था जब सूरज अपनी चरम चमक पर था। पत्तों के बीच की दरारों से सूरज की
रोशनी चमक रही थी और गिरे हुए पत्तों से भरी जमीन पर बिखरते हुए प्रकाश के धब्बे बन रहे थे। जब एबेल के पैरों ने पत्तों पर पैर रखा तो उसके पैरों से एक हल्की घर्षण जैसी आवाज आ रही थी। दोनों बूढ़े घोड़ों को जंगल का वातावरण कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। घोड़ों की नाक बीच बीच में घुरा घुरा रही थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद एबेल को लगा कि वह जंगल की गहराई में पहुंच गया है। रास्ते में उसे कोई बड़ा जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन बीच बीच में उसे जानवरों का मलमूत्र बड़ी मात्रा में मिलता रहा, जिसका मतलब था कि बड़े जानवर पहले भी यहाँ आ चुके थे। 10 मिनट पहले से इस इलाके में किसी इंसानी गतिविधि का नामोनिशान नहीं था। वह उस जगह पहुंच गया था जहां उसे भालू का बड़ा जाल रखना था। भालू के बड़े जाल की छिपी हुई बनावट के कारण उसे लोगों वाली जगह पर नहीं रखा जा सकता था। हामिल नीचे बैठ गया और जमीन पर जानवर का रास्ता ढूंढने लगा। जंगली जानवर हमेशा एक ही रास्ते पर आगे पीछे चलते रहते हैं। जंगली जानवर अक्सर इन रास्तों को रौंद देते थे, जिससे एक ऐसा रास्ता बन जाता था जो दिखाई नहीं देता था। अनुभवी शिकारी इन रास्तों का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए करते थे। हालांकि हामिल को ज़्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी वह इस क्षेत्र में प्रशिक्षित था। ध्यान से देखने के बाद उसे एक रास्ता मिल गया। उसने घोड़े से 2 बड़े जानवरों के जाल उतारे, उन्हें जोर से खोला और ट्रिगर दबा दिया। दोनों बड़े जानवरों के जालों की स्थिति बहुत खास थी। रास्ते में जालों की स्थिति जानवरों के कदमों के हिसाब से तय की जानी थी। अगर जानवर पहले जाल से बच भी जाते तो दूसरे जाल में फंस जाते। काम पूरा करने के बाद हाबिल ने पेड़ पर एक निशान बनाया। ये निशान इसलिए बनाया गया था ताकि जब वह पीछे मुड़े तो उसे पता चले कि वहाँ एक जाल है। इससे उसे भविष्य में वापस आकर जाल लेने में भी आसानी होगी। इसके अलावा हाबिल के सभी निशानों पर तीर बने थे जो उस दिशा की ओर इशारा कर रहे थे जहाँ से वह आया था। इस तरह हाबिल जंगल में अपने घर का रास्ता आसानी से ढूंढ सकता था। वह आगे बढ़ता रहा। हर 10 मिनट में वह जानवरों का रास्ता ढूंढता ताकि वहां बड़े आकार का जाल लगा सके। 1 घंटा और चलने के बाद सारे जाल लगा दिए गए। इस समय आसमान धीरे धीरे काला पड़ रहा था। एबेल अपना सामान समेटकर महल लौटने की तैयारी कर रहा था। रात होने में बस 2 घंटे बाकी थे, इसलिए वह अभी भी जमीन। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में बस इतना ही। अगर आपको फैंटेसी नाइट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने साथी शूरवीरों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।